वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम है शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक वन शॉट डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 का। ओके, सो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, लेक्चर 1, जो आपने देखा होगा, जिसमें हमने पूरा डिस्कशन किया था कि आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको स्किप करना है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट के जितने भी आपके पीवाईक्यूज पूछे गए थे वो सारे पीवाईक्यूज करके दिखा दिए थे। तो आप प्लीज उस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिकॉज टोटल 4 पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, जो आपसे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पे पूछे गए हैं, और वो सेम पीवाईक्यूज रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा। ओके, आ जाते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे। तो क्या क्या पीवाईक्यूज इस बार कवर होने वाले हैं? देखिए, आपका जो सी लैंग्वेज का टॉपिक है ना, उसमें हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सी, कैरेक्टर्स इन सेट सी, एंड आपके जो टोकन्स हैं, इसको लेके आपसे काफी सारे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। और इसके साथ ही साथ सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे पीवाईक्यू पूछा गया है। ठीक है, तो हम इन सब का डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। ऑफिशियली जो पीवाईक्यूज आपसे पूछे गए हैं, मैं उन पीवाईक्यूज को आपको दिखा देता हूं। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज। टोटल 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और हिस्ट्री वाला क्वेश्चन तो 3 बार पूछा जा चुका है। ये वाला भी 2 बार पूछा है, ये वाला भी 2 बार पूछा है। कीवर्ड्स को लेके 3 बार पूछा जा चुका है। फिर कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बीच के कंपैरिजन को 2 बार पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चंस को 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आज इस पर्टिकुलर सेशन में होगा, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कैरेक्टर्स पढ़ाऊंगा और टोकन्स पढ़ाऊंगा। तो आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पहले से थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली है, तो मैं अगर आपको बताऊं कि इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अगर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोगों का रहता है कि सर पीडीएफ बता दो कहां पर है। तो मैं आपको ये पीडीएफ की लोकेशन बता देता हूं। जिसने पिछले वीडियो में भी देखा है उसको पता होगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो कुछ मैं आपको ये सॉल्यूशंस दिखा रहा हूं ना, ये जो पीडीएफ आपके सामने विजिबल है, ये पीडीएफ के नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे और पीवाईक्यूज भी तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है ना? सो क्या, वैसे अटक गया था, हाँ। सो एफपीएल का मैंने एक नोट्स एंड पीवाईक्यूज का सेक्शन बना लिया है। डिस्क्रिप्शन से जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, आपको यहाँ पे आ जाना। प्राइसिंग इसकी वेरी होती रहती है गाइस, कभी 30 रुपीज का है, कभी 40 का होता है, कभी 50 का रहता है, ठीक है, कभी 70 का भी रहता है। तो डिपेंड्स, एग्जाम जैसे जैसे आता है तब तब प्राइस थोड़ा बढ़ता कम होता रहता है। ठीक है, तो डाउनलोड करके देखना क्या प्राइसिंग चल रहा है। बट मोस्टली आपको 30-40 की रेंज में ही ये प्राइसिंग पे मिल जाता है। ये क्या है इसके अंदर गाइस? तो जो भी आप क्वेश्चंस वगैरह देख रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नोट्स भी मिल जाएंगे सारे यूनिट वाइज, यहाँ पे यूनिट नंबर 1 2 3 4 5, प्लस साथ ही साथ में आईएमपी क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसके सॉल्यूशंस मैंने बना दिए हैं। जैसे मैं अभी दिखा रहा था आपको, ये एक लिस्ट है ना, कि ये 7 क्वेश्चंस आपसे पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अब किस भाषा में इनका जवाब लिखना है, वो भाषा तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगी। यूनिट नंबर 1 अगर मैं खोलता हूं, तो उसमें जो भी आईएमपी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आप एल्गोरिथम के आपको देखने को मिल जाएंगे। जिन लोगों ने पहले से देखा उनको पता है एल्गोरिथम के कौन से क्वेश्चंस हैं, करेक्ट है ना। उसके बाद आप अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, तो अभी जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा था ना, कि आपसे हिस्ट्री ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो आपको यहाँ देखिएगा। यही सारे वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग, टोकन्स क्या होते हैं, इन सब के क्वेश्चंस मैंने कुछ इस तरीके से सॉल्यूशंस में दे रखे हैं। ठीक है, कि सॉल्यूशंस ऑफ पीवाईक्यूज, अगर हिस्ट्री पूछा गया तो इस तरीके से आपको ये पीडीएफ के आंसर लिखने हैं। और ये मैंने किसी चैट जीपीटी से नहीं बनाया है, ये मैंने अपनी खुद की भाषा में लिखने की कोशिश की है, एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज जो सबको समझ में आए। अगला सवाल टोकन्स के बारे में है, तो टोकन्स में आपको एक्सप्लेन टोकन्स बोल रहा है, या फिर लिस्ट द 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी टोकन्स। दोनों ही क्वेश्चंस के केस में आपको इस तरीके से लिखना है ना। कि भाई ये सवाल थोड़ा सिंपल है, क्योंकि उसमें सिर्फ बोल रहा है कि डिफरेंट टोकन्स बताइए और हर एक टोकन का एग्जाम्पल दीजिए। तो अगर सिर्फ इतना बोल रहा है, तो आपको हर एक टोकन की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको बताना भाई ये सारे टोकन्स होते हैं, कीवर्ड होता है, आइडेंटिफायर होता है, कांस्टेंट होता है, और उनके सबके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है, अब हो सकता है कोई इंसान आपको बोले कि आपको ये सारी चीज रट लेनी चाहिए, रट्टाफिकेशन करने से हो जाएगा। तो तुम पूरा नहीं रट पाओगे। ठीक है, तो तुमको इन सब चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप रटने की कोशिश करोगे, तो ये कुछ भी तुमसे नहीं बनने वाला है।
एग्जाम टाइम में भूल जाओगे। तो अभी जो तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना, उस वीडियो में मैं इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूं एक आसान भाषा में, कि कीवर्ड क्या होता है और तुम उसे याद कैसे रख सकते हो, आइडेंटिफायर क्या होता है और तुम उसे याद कैसे रख सकते हो, कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को तुम दिमाग में कैसे रख सकते हो वो इस वीडियो से समझ लो। फिर इस पीडीएफ को तुम ले लेना एप्लीकेशन से, हर एक क्वेश्चन जो पूछा गया उन सबके मैंने स्टेप बाय स्टेप वहां पे सॉल्यूशंस करा रखे हैं, ठीक है ना। ओके, तो टोटल 7 से 8 सवाल तो ये हो गए, टोटल 12 क्वेश्चन है वैसे, तो इन पूरे 12 क्वेश्चन आगे जाके देखोगे तो डेटा टाइप्स भी है तुम्हारे पास में, फिर स्टोरेज क्लासेस भी है। तो इन सब के क्या जवाब लिखने हैं, वो जवाब किस भाषा में लिखने हैं वो इस पीडीएफ में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। सो एप्लीकेशन को क्लिक करिए, वहां पे ये एफपीएल का कोर्स सेलेक्ट करिएगा, 30 40 50 रुपीज की प्राइसिंग पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। वहां से ये पीडीएफ तुम एक्सेस कर सकते हो, ओके। चलो, अब अगर तुम्हें समझना है तो वो इस वन शॉट वीडियो में देख लो, हर चीज का छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन, ओके। ना मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं तुम्हें सी लैंग्वेज के सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं समझाने की। और रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को 1.25x में चला लो या फिर 1.5x में चला लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पास में टाइम कम हो, जिस वजह से तुम इसको ढंग से देख ना पाओ, ठीक है। तुम इसे अगर 1.25 1.5x में चलाओगे तुम्हें थोड़ा बेहतर लगेगा। साथ ही साथ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम्हें वीएस कोड भी दिखाने वाला हूँ। बेसिकली एक कोड होता है जहां पे तुम लिखते हो, वीएस कोड एक ऐप होता है विंडोज का, ऐप बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, वहां पे सॉफ्टवेयर जिसमें आप कोड लिखते हो, तो मैं वो कोड भी दिखाने वाला हूं आपको। क्योंकि जब आप कोड को आंखों से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई चीजें कैसे लिखनी है हमें एग्जाम में, और फिर याद भी रहेगी, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, है ना। तो प्लीज थोड़ा 1.5x या 1.25x में चला लो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं तुम्हें कैरेक्टर्स वगैरह सब कुछ सिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हें टोकन्स वगैरह सब कुछ सिखाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। क्योंकि कैरेक्टर्स और टोकन से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। टर्न क्यों नहीं हो रहा है? ओके। ठीक है, सो कैरेक्टर्स के बाद तुम्हारा जो है वो टोकन्स आ जाएगा, एक सेकेंड यहाँ है। ओके, ये रहा, ठीक है। सो मैं तुम्हें कैरेक्टर्स भी सिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हें टोकन्स भी सिखाने वाला हूँ, मैं ये सारी चीज़ों की स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्लो, मतलब अगर तुम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आएगी, तुम अपना 1.5x में चला के थोड़ा सा चीजों को देखने की कोशिश करो, ठीक है, ओके। चलेगा, तो शुरुआत करते हैं तुम्हारे कैरेक्टर्स वगैरह से। और बेसिकली कैरेक्टर्स के पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया, हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग, मैं तुम्हें सबसे पहले ये बता देता हूँ, ठीक है। अब अलग अलग भाषा में बहुत सारे नोट्स में तुमने काफी कुछ रटने की कोशिश की होगी, उस रट्टाफिकेशन को साइड में रखो। तुम्हें सिर्फ 3 डेट्स याद रखनी है, ठीक है। और सबसे पहले तुम्हें आंसर कैसे लिखना है किसी चीज की, जब तुम हिस्ट्री बताते हो, जैसे भारत की हिस्ट्री बताओगे तो पहले पुरानी चीजों के बारे में बताओगे, फिर मॉडर्न भारत के बारे में बताओगे, और फिर आज के भारत के बारे में बताओगे। तो सी का लैंग्वेज का भी वैसे ही करना है, पहले तुम्हें ओल्ड टाइम्स के बारे में बताना है, फिर तुम्हें मॉडर्न टाइम्स के बारे में बताना है, ठीक है। और फिर तुम्हें आज की जो चीजें चल रही है, मतलब 2022 से लेकर अगर आप बात करोगे 2027 तक, ठीक है, अभी 2026 चल रहा है, 27 चल रहा है, तो 28 चल रहा है, तो इस टाइप की तुम्हें चीजें बतानी है, ओल्ड मॉडर्न और नया, है ना। ओल्ड में तुम बताओगे 3 लोगों के बारे में, कि सबसे पहले क्या हुआ था, 1960s की डेट याद रखनी है, ठीक है। और ये नंबर्स लिखने बहुत जरूरी है गाइस, ओल्ड में 1960s के बारे में बताना है तुम्हें, 1969 के बारे में बताना है तुम्हें, और साथ ही साथ 1970 के बारे में भी बताना है तुम्हें, ठीक है। क्योंकि ये तीनों डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हुआ क्या क्या था 1960s में, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक भाई साहब थे जिनका नाम था मार्टिन रिचर्ड्स। मार्टिन रिचर्ड्स ने क्या किया, एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था बीसीपीएल। अगर तुम पूरा प्रोग्राम फुल फॉर्म लिखोगे तो भी अच्छा है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिख देना, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल सा प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म फुल फॉर्म है। क्योंकि पीएल तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, सी से कंबाइंड हो गया, बी से बेसिक हो गया, बेसिक चीज है, ठीक है। मार्टिन रिचर्ड्स में 1960s में क्या किया था, एक लैंग्वेज बनाने की कोशिश की थी, उसका नाम था बीसीपीएल, और उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना था, तो उसने वो लैंग्वेज बनाई थी। उसके बाद 1960 से लेकर 9 साल बाद 1969 में क्या हुआ, एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम था बी लैंग्वेज। ये किसने बनाया, केन थॉमसन ने बनाया। हमें नाम याद रखना है, मार्टिन रिचर्ड्स ने पहली बार बनाया था बीसीपीएल, फिर बी लैंग्वेज बनाया किसने, केन थॉमसन ने बनाया। क्यों बनाया वो भी लिखना है, क्योंकि केन थॉमसन को यूनिक सिस्टम डिजाइन करना था, इसलिए उसने क्या करा, बी लैंग्वेज बनाया। फिर 1969 में केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज बना लिया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक साल बाद ए भाई साहब आए, डेनिस रिची नाम के। डेनिस रिची ने बोला कि
थॉमसन भाई, आपने जो लैंग्वेज बनाई है ना उसमें ज़्यादा अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, मैं आपको उससे अच्छी एफिशिएंट लैंग्वेज बना के देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, बी लैंग्वेज से ज़्यादा एफिशिएंट लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था सी लैंग्वेज। क्यों बनाई? ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि उनको एक ज़्यादा एफिशिएंट लैंग्वेज चाहिए थी, ज़्यादा पोर्टेबल लैंग्वेज चाहिए थी, तो ही वांटेड अ पोर्टेबल एंड एफिशिएंट लैंग्वेज, तो डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बना डाली। सोच लो क्या दिमाग होगा बंदे का, कि उसको ऊपर काम करके मज़ा नहीं आ रहा, यूनिक सिस्टम ढंग से नहीं उसका डिज़ाइन हो पा रहा है, उसको इश्यूज आ रहे हैं, तो उसने एक लैंग्वेज ही बना डाली। ओके, नाउ क्यों बनाया था? ऑब्वियसली यूनिक सिस्टम को उसको वापस से रीराइट करना था, क्योंकि पहले उसको मजा नहीं आ रहा था। तो ऐसे हमें स्टोरी याद रखना है कि मार्टिन भाई ने पहले बनाया था, फिर उसके बाद 9 साल तक चलता रहा, 9 साल बाद केन थॉमसन ने बनाया बी लैंग्वेज, और फिर 1 साल बाद डेनिस रिची ने बोला कि भाई तुम्हारी बी लैंग्वेज में मजा नहीं आ रहा, मुझे यूनिक सिस्टम दोबारा लिखना, मैं सी लैंग्वेज बना रहा हूँ, काम खत्म। फिर नया क्या लाया बी लैंग्वेज के कंपैरिजन में? डेनिस रिची ने नया क्या डाल दिया था? तो उसने डेटा टाइप्स और स्ट्रक्चर्स को ऐड कर दिया था, जिससे चीजें ज्यादा अच्छी हो गई थी, लैंग्वेज वर्सेटाइल हो गई थी। खत्म बात। ठीक है ना? उसके बाद तुम मॉडर्न वर्जन्स में और प्रेजेंट डे में क्या लिखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें बस हिस्ट्री जो है वो सी की बहुत अच्छे से लिख के दिखानी है कि ओल्डन टाइम्स में ये 3 बंदे थे जिन्होंने काम किया था। ठीक है, अभी सुन लिया, अभी तुम्हारे दिमाग में भी रहेगा। मॉडर्न वर्जन्स में सिर्फ ये C11 2011 लिख देना, याद भी रहेगा। 2011 की बात हो रही है मॉडर्न वर्जन्स की, तुम में से काफी लोग शायद काफी छोटे रहे होंगे। ओके, है ना? सो या 2011 मॉडर्न टाइम्स तभी शुरू हो गए थे, है ना? तो उसमें क्या डाला गया है, तुम लिखना है तो लिख सकते हो, बट लिख लेना थोड़ा दिमाग में रख के। प्रेजेंट डे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंट डे मतलब आज का दिन। आज के दिन में लैंग्वेज बड़ी सिंपल सी हो गई है। क्या है? इट इज यूज्ड वाइडली इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्रामिंग के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं, और सी की वजह से ही बहुत सारी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम बहुत अच्छे से बना पाए हैं। ठीक है ना? जैसे कि C++, सी हैश, जावा, पाइथन, ये जितनी भी नई लैंग्वेजेस तुम देख रहे हो, ये सिर्फ सी के फाउंडेशन की वजह से ही बहुत अच्छे से बन पाई है। तो प्रेजेंट डे में क्या कंट्रीब्यूशन है कि नई लैंग्वेजेस के फाउंडेशन में सी का इस्तेमाल हो रहा है, प्रोग्रामिंग में तो हो ही रहा है। बीच वाले के सिस्टम में क्या हुआ था, सी में मॉडिफिकेशंस हो गए थे, और ओल्डर वर्जन्स में क्या, ये 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। अब जो मैंने बोला है वो तुम्हारे दिमाग में वैसे भी रहने वाला है, प्लस पीडीएफ, जैसे मैंने तुम्हें लोकेशन बता दिया, 30-35 रुपए भर के पीडीएफ खरीद लेना। उसको एक बार देख लोगे एग्जाम में जाने से पहले, तो यही चीज तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी, और तुम्हारा एफपीएल इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हिस्ट्री ऑफ सी हमने खत्म कर दी है, बहुत सिंपल चीज है। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है कैरेक्टर्स इन सी। ठीक है, मैं तुम्हें अब कैरेक्टर्स पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं तुम्हें टोकन्स पढ़ाऊंगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर्स और टोकन्स को आप 1.5x में या 1.25x की स्पीड में वीडियो को आप स्विच कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, और प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर तुम कैरेक्टर्स और टोकन्स को धीरे धीरे समझ लोगे, मैं तुम्हें वीएस कोड दिखाने वाला हूं जिसमें कोड मैं लिख के दिखाऊंगा तुम्हें, उस कोड को लिखा होते हुए एक बार तुम देख लोगे ना, तो उस चीज को देखने के बाद में तुम्हें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा सी में। तुम्हारा यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, सब कुछ तुम्हें बहुत आसानी से आगे समझ में आने लगेगा। कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि यार ये जो कैरेक्टर्स इन सी लैंग्वेज है वो कैरेक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो पहले कैरेक्टर्स में ना जाके तुम्हें एक बेसिक अंग्रेजी बताता हूं मैं, उसको समझ जाओगे ना तो कैरेक्टर्स तुम्हारे पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी में तुमने सबसे पहले क्या सीखा था? आप बोलोगे कि यार मैंने तो ABCD लिखना सीखा था, है ना, ABCD हो गया हमारा जेड तक, ये मेरे को आता है। फिर हमने मैथमेटिक्स भी सीखना शुरू किया था, तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले हमने क्या सीखा था? हमने 1 2 3 4 सीख लिया था। सो 1 2 3 4 ये सब तो अपना 9 तक होता है, हमें पता है 10 11 भी आता है, बट बेसिकली वो इन्हीं डिजिट्स से बनते हैं, करेक्ट है ना? तो डिजिट्स हमारे सिर्फ 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अब अगर 9520 लिखना है मुझे, तो 9520 भी तो मैं सिर्फ इन्हीं डिजिट्स का इस्तेमाल करके लिख रहा हूं। तो अल्टीमेटली मैंने 0 से लेकर 9 तक की डिजिट सीखी है, और उसके हेल्प से मैं कोई भी बड़ा सा नंबर बना सकता हूं। करेक्ट, बहुत बढ़िया। और क्या करना सीखा था आपने मैथमेटिक्स में? हमने 2+2 करना सीखा था, हमने 3 × 6 करना सीखा था, मतलब हमने एडिशन सीखा था, हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था। तो उन्हें हम क्या बुलाते हैं? ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन ये सब चीजें करने की सीखी थी, है ना? तो हर एक चीज का एक अपना अलग नाम होता है ना? मैं अगर अंग्रेजी की बात करूं तो ए से लेकर जेड तक जो चीजें हैं हम इन्हें क्या बुलाते हैं बताइए? दीज आर ऑल कॉल्ड एज अल्फाबेट्स। करेक्ट। 0 से लेकर 9 तक की बात करूं तो हम इन्हें भी अल्फाबेट बुलाते हैं क्या? नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो, हम इनको डिजिट्स बुलाते हैं, बेसिकली हम इनको नंबर्स बुलाते हैं। करेक्ट है ना? सही वर्ड होगा इनके लिए डिजिट्स। करेक्ट। अब मैं अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन सब चीजों की बात करूं तो हम इन्हें क्या बुलाते हैं? हम इन्हें मैथमेटिकल ऑपरेशंस बुलाते हैं। ठीक है, सो दीज आर व्हाट? मैथमेटिकल ऑपरेशंस।
तो यही सब चीजें तो मुझे सी लैंग्वेज में भी लिखनी है ना। कोई मैं फ्रेंच थोड़ी ना सीख रहा हूँ कि थोड़ी चीजें बदल जाएंगी। राइट, चीजें यही रहने वाली है, जो अंग्रेजी में हमने सीखा है वही सब यहाँ पे यूज होने वाला है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सिंपल सा है कि हम जब सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम इनको अल्फाबेट्स नहीं बुलाएंगे। हम ए बी सी डी वाले जेड तक इनको क्या बुलाएंगे? कैरेक्टर्स बुलाएंगे। हम इनको नंबर्स नहीं बुलाएंगे, हम इनको भी क्या बुलाएंगे? कैरेक्टर्स बुलाएंगे। हम इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं बुलाएंगे, हम इनको भी क्या बुलाएंगे? कैरेक्टर्स बुलाएंगे। तो सी लैंग्वेज में हर चीज, चाहे वो एबीसीडी हो, 0 1 2 3 हो, प्लस माइनस हो, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? आपके कैरेक्टर्स कहलाते हैं। समझ में आया? तो ये जैसे अंग्रेजी में एक लेटर होता है, वैसे ही सी लैंग्वेज में ये एक कैरेक्टर है। ये अंग्रेजी में एक नंबर होता है, ये चीज सी लैंग्वेज में एक कैरेक्टर है। ठीक है। तो कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है? जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर लेटर इज अ, मतलब ए इज अ लेटर हम बोलेंगे। ठीक है ना। और अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो इट इज अ कैरेक्टर। ठीक है। सो कैरेक्टर इज इन सी इज अ सिंगल सिंबल। ठीक है। वैसे ही अल्फाबेट इन सी इज अ सिंगल लेटर, है ना। दिस इन सॉरी, अल्फाबेट इन सी, अल्फाबेट इन इंग्लिश इज अ सिंगल लेटर। दिस इन नंबर सिस्टम्स इन मैथमेटिक्स इज अ सिंगल डिजिट। ठीक है। दिस इन मैथमेटिक्स इज अ सिंगल ऑपरेशन। वैसे ही अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो हम अल्फाबेट वर्ड यूज नहीं करते, हम डिजिट वर्ड यूज नहीं करते, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन वर्ड यूज नहीं करते, हम सबको बोलते हैं सिंबल्स। तो कैरेक्टर इन सी इज अ सिंगल सिंबल। ये सब एक एक क्या है? आपके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। इसका इंग्लिश भी यहां सामने लिखा हुआ है और यही सेम चीज आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। ठीक है। अब जनरली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ऐसे आते हैं। तो कैरेक्टर के साथ साथ में आपको कैरेक्टर सेट के बारे में भी लिखना पड़ता है। ठीक है। कैरेक्टर सेट क्या होता है? देखो, सेट शब्द का बेसिक मतलब होता है कलेक्शन। ठीक है। तो आप अगर कैरेक्टर सेट की बात कर रहे हो तो कैरेक्टर्स के कलेक्शन की बात कर रहे हो। तो इन सारे एक जैसे दिखने वाले लोगों का अगर मैं एक कलेक्शन बनाऊं तो ये हो गया एक कैरेक्टर सेट। ठीक है। वैसे ही इन सारे एक जैसे लोगों का एक मैं कलेक्शन बनाऊं तो ये हो गया अनदर कैरेक्टर सेट। ये हो गया फिर से एक अलग सा कैरेक्टर सेट, है ना। तो इनमें जैसे हमने कहा सी लैंग्वेज में अल्फाबेट, लेटर्स, ऑपरेशंस ऐसे वर्ड ना यूज होके हम इनको कैरेक्टर सेट्स बुलाते हैं। ठीक है। सो दीज आर 3 डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स। इसका इंग्लिश अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो यही चीज है कि या बेसिक ये देख लो यहाँ पे अपना मीनिंग समझने के लिए कि प्रॉब्लम प्रोग्राम लिखने के लिए यूज होने वाले अलग अलग कैरेक्टर्स का ग्रुप। ठीक है। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स कलेक्शन। इंग्लिश इसकी ये रखी हुई है, ये सेम टू सेम इंग्लिश आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। और एग्जाम्पल बोल के आप ऐसे कैरेक्टर सेट 1, कैरेक्टर सेट 2, कैरेक्टर सेट 3, इस तरीके से आप वहां पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करके आ सकते हैं। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं इसकी पीडीएफ जो है मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी है मेरे एप्लीकेशन में। तो आप उस पीडीएफ को जाके एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो ये सब चीजें मैंने एप्लीकेशन के पेड कोर्स के लिए बनाई थी, बट कुछ चीजें इसमें से यूट्यूब पे भी आती हैं। तो इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब तो आप प्लीज, डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, वहां जाके इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर लो, मिल जाएगी। ओके। चलो, कैरेक्टर सेट के बारे में हमने बात कर लिया। अब हमें जो 4 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है वो व्हाट इज द कैरेक्टर एंड व्हाट आर कैरेक्टर सेट्स, ऐसे करके भी आ सकता है। तो वो तो हमने समझ लिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट्स इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो उसका आंसर अगर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट्स अगर लिखने के लिए आया तो जो मैंने अभी बताया था ना वही टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट्स है यहाँ पे। करेक्ट। तो क्या क्या देखा हमने? बड़े वाले ए से लेके जेड तक के, छोटे वाले ए से लेके जेड तक के, ये सारे के सारे लेटर्स होते हैं, है ना। ये अपने आप में एक टाइप हो गया कैरेक्टर सेट का। नंबर्स एक टाइप हो गया कैरेक्टर सेट का, जैसे हम डिजिट्स बुलाते हैं, है ना। स्पेशल कैरेक्टर्स, इसमें आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आ जाएंगे, बट साथ ही साथ आप लोग एट द रेट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, आपने इक्वल टू बहुत यूज किया होगा, है ना। अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है। ये आपका करली ब्रैकेट हो गया। ठीक है। फिर ये आपका नॉर्मल ब्रैकेट हो गया। ओके, सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। इसे आप क्या बुलाते हैं? एंगुलर ब्रैकेट हो गया, है ना। ठीक है। नाम थोड़े से याद रख लो। ओके, वैसे नाम लिखने नहीं पड़ेंगे, बट सी लैंग्वेज में थोड़े से आप नाम याद रखोगे तो थोड़ा आगे आपको काम आएगा, है ना। सो एंगुलर ब्रैकेट्स हो गया, नॉर्मल ब्रैकेट्स हो गए, करली ब्रैकेट्स हो गए, है ना। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी ब्रैकेट्स। ठीक है। चलो, सो अब आपको एक चीज समझनी है कि आपको ये भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा।
इसी तरीके से, ठीक है। या फिर आप अगर कीबोर्ड अपना देख रहे हो तो कीबोर्ड में वो जो 1 2 3 4 वाली लाइन होती है ना, उसमें जो जो ऊपर सिंबल्स बने रहते हैं वही सारे सिंबल्स है, अलॉन्ग विद प्लस माइनस एडिशन डिविजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट आती है ये दो चीजें, ये व्हाइट स्पेसेस क्या होती है और एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। अभी जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो ना, व्हाइट स्पेसेस होती क्या है, तो ये वही है जो तुम टाइपिंग करते समय मैसेज भेजते हो तो तुम स्पेस दबाते हो तो स्पेस नहीं क्रिएट हो जाती है, तो वही व्हाइट स्पेस हो गई। थोड़ी सी बड़ी स्पेस होगी तो वो टैब वाली स्पेस हो गई, और अगर इतना बड़ा स्पेस मार दिया कि तुम एंटर मार दे रहे हो, लाइन चेंज हो जाए तो बड़ी वाली न्यू लाइन हो गई, ठीक है। सो ये बेसिक सा व्हाइट स्पेस वाला थिंग है। एस्केप सीक्वेंस में मैं आपको ज्यादा डिटेलिंग इस वक्त तुरंत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा सी का प्रोग्राम देख लें, ठीक है। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं समझ रहा हूँ पूरी तरह से कि तुम यहाँ पे एक थ्योरी पेपर निकालने के लिए आए हो, ठीक है। तो तुम्हें थ्योरेटिकल देखना है कि सर क्या क्या चीजें लिखनी है और तुम्हें थोड़ा सा उसको समझना है। बट प्लीज आप ये समझिए कि बिना कोड को रन किए या बिना कोड को देखे अगर आप इस पूरे सब्जेक्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि बीच में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए और बहुत चीजें समझ में ना आए, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार कोड को रन होते हुए देख लें। साथ ही साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि उस कोड में जो चीजें लिखी जा रही है थोड़ा सा आप उनको देख लो, ताकि आपको along with this particular unit and this particular chapter आगे के थ्रू आउट 4 5 यूनिट्स जितने भी हैं आपके और जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, वहां पे आपको कोई भी दिक्कत ना आ जाए। बहुत लोग इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, सोचते हैं कि एग्जाम है मेरा, मेरे को अभी सिखा दो सब सिखा दो। ऐसा नहीं होता। किसी चीज का थोड़ा सा बेसिक समझ लेने से हमें आगे फिर दिक्कत आनी बंद हो जाती है गाइस, ठीक है ना। सो चलिए इस चीज को थोड़ा सा जो है वो सेटअप करते हैं। तो मैंने ना ऑलरेडी एक वीएस कोड करके होता है, आप लोगों में से काफी लोग शायद जानते होंगे व्हाट इज वीएस कोड और ये कैसे वर्क करता है। तो मैंने वीएस कोड का एक स्ट्रक्चर यहाँ निकाल रखा है, डाउनलोड करके सेटअप कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारे पास में लैपटॉप नहीं है, जो कि मोस्टली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो कुछ लैपटॉप में लगता आपको यूज करने के लिए, इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो सब कुछ मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोग्राम में दिखा दूंगा। इसका बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे इस चैप्टर से या इस सब्जेक्ट से कि तुमको लैपटॉप लेना ही पड़ेगा तभी तुम्हारा ये सब्जेक्ट क्लियर होगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास अपने कॉलेज में लैब्स होती है, वहां पे कंप्यूटर पे तुम ये सब चीजें एक्सेस कर सकते हो। सो ऑब्वियसली इट इज क्वाइट क्लियर कि तुम्हारा वहां पे काम हो जाएगा। अलग से सिर्फ इसी के लिए लैपटॉप मत खरीदो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं है तो जो कुछ लगता है वो मैं तुम्हें यहाँ दिखा दूंगा, बिना लैपटॉप के भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो अभी यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और समझेंगे कि सी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होती है। बस एक बार इसको देख लोगे, फिर थ्रू आउट कभी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ऑल्सो कैरेक्टर्स की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो भी थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो देखो यार, हम एक छोटा सा सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आए कि हमने तो देख रखा है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड एक प्रोग्राम होता है, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, आप हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाइए। चलो भाई, तुम्हारा हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। ये दिया मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे, ठीक है हाँ। अच्छा, जिसके पास लैपटॉप है उसको वीएस कोड का सेटअप करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करना, आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वीएस कोड, कैसे सेटअप करना है, उससे एक पूरा मैंने वीडियो बना रखा है। तो वो वीडियो देख के तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम सेटअप अपने लैपटॉप पे कर पाओगे, ठीक है ना। तो अगर मैंने ऐसा हेलो वर्ल्ड लिखा और ये देखो ये रन करने का बटन होता है, मैंने इसको बोल दिया चलो भाई रन करो, तो देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बता रहा है, बोला ये क्या आपने हेलो वर्ल्ड बस लिख दिया, यहाँ पे वो नहीं रन कर रहा सही से, ठीक है ना। हमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। तो देखो ये सिंपल सी बात है, प्रिंटर थोड़ी ना है कि जो तुमने बोला वो वहां पे प्रिंट करके दे देगा। तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं यार जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें याद होगा कि जब तुम लेटर राइटिंग वगैरह करते थे, है ना, 9 10 स्टैंडर्ड में, तो पहले तुम्हें ऐसे लिखना पड़ता था डियर सर, डियर डियर नहीं लिखते भाई, रिस्पेक्ट देनी पड़ती थी। हम लिखते थे रिस्पेक्टेड सर, करेक्ट है ना। प्रिंसिपल वगैरह को लिखना है रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखते थे। फिर सब्जेक्ट लिखते थे किस चीज के रिगार्डिंग है, कि मुझे चाहिए लीव क्योंकि मुझे घूमने जाना, बट मैं बीमार होने का नाटक कर रहा हूँ, ठीक है हाँ। फिर तुम अपनी चीजें लिखना शुरू करते थे, और जब तुम्हारी चीजें लिख के खत्म हो जाती थी तो लास्ट में तुम योर्स सिंसियरली, है ना, इस तरीके से लिखते थे, और फिर यहाँ पे जो तुम्हारा नाम है, ठीक है, वो तुम लिख दिया करते थे। तो जो तुम सामने अपने प्रिंसिपल को या सर को बताना चाह रहे हो वो तुम यहाँ लिखते हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें कुछ चीजें लिखनी है, कुछ चीजें बाद में लिखनी है। तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना, कि तुम्हें ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे।
बिना इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए तुम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, सर को भगा देगा वो, तुम नहीं देगा छुट्टी। तो चलो, जैसे यहां पे प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, वैसे ही तुम्हारे सी लैंग्वेज में प्रोटोकॉल्स होते हैं। तुम डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड नहीं लिख सकते, तुमको प्रोटोकॉल्स वहां पे कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। तो कुछ चीजें ऊपर लिखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें नीचे लिखनी पड़ेंगी। वो क्या चीजें हैं, आइए चलिए देखते हैं और लिखना शुरू करते हैं। तो जब भी आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे INCLUDE इंक्लूड। ठीक है। फिर यहाँ पे तुमने ब्रैकेट बनाया और फिर लिखा stdio.h। ठीक है। अब इस चीज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, थोड़ा सा 4-5 मिनट रुक जाओ, फिर बताता हूँ। अभी से बताऊंगा तो तुमको उतना शायद मजा नहीं आएगा मीनिंग समझने में, सुनने में। ठीक है, बताते हैं, 2 मिनट रुको। ठीक है। अब ब्रैकेट ध्यान दीजिएगा, अलग अलग टाइप के ब्रैकेट बनाता हूं मैं, और मैंने नाम भी बताया है ना। ये वाले ब्रैकेट को हम क्या बुलाते हैं, थोड़ी देर पहले बोला था हमने, एंगुलर ब्रैकेट, क्योंकि ऐसा एंगल बनाते हैं, है ना। ठीक। ये लिखा, ये लिखने के बाद में हम लिखते हैं इंट मेन। ओके। ये लिखा हमने, अब देखो अलग ब्रैकेट बनाया मैंने, है ना। फिर यहाँ पे फिर देखिए, फिर एक और डिफरेंट टाइप का ब्रैकेट बना दिया है मैंने, और फिर हमने लिखा रिटर्न 0। ठीक है, बताऊंगा हर एक चीज का मतलब, बताऊंगा क्यों लिख रहा है, और एक ही बार आपको समझना है इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद तो आप 4-5 यूनिट जितने भी पढ़ने वाले हो, वहां पे कभी आपको इसका मीनिंग उतना देखने की जरूरत नहीं। बट हाँ, पहली बार मीनिंग पता चल जाएगा तो वो तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, और आगे चीजें को सीखने समझने में भी काम आएगा। ठीक है। चलो, तो जैसे हमने डियर सर होता था ना हमारा, रिस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट रिगार्डिंग दिस रिगार्डिंग दैट, तो ऐसे स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। ठीक है। और फिर खत्म करने से पहले, जैसे तुम योर सिंसियरली लिखते थे, वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन हो गए, और फिर दोनों ब्रैकेट्स के बीच में यहां पर तुम्हें क्या लिखना है, अपना कोड लिखना है। समझ में आया। ठीक है, चलो बताएं, मीनिंग बताएंगे जैसे मैंने कहा था यहाँ पे, है ना। तो एक छोटा सा कोड, अब लिखते हैं तुम्हारे लिए, हाँ जी चलो लिख देते हैं। हाँ जी, तो हमने लिखा अब HELLO हेलो वर्ल्ड। तो क्या ये कंप्यूटर अब मेरी बात मानेगा? नहीं मानेगा, फिर से वो दे रहा प्रॉब्लम, क्योंकि सर अभी तक आपने और प्रोटोकॉल्स आपको लिखने थे वो कंप्लीट नहीं किए। सिंपल सी बात है कि जो भी चीज मुझे यहाँ पर आउटपुट में चाहिए रहती है, जब मैं अपने कोड को यहाँ क्लिक करके रन करता हूँ, तो जो चीज मुझे यहाँ पे आउटपुट में चाहिए है, उसको आप ऐसे खाली नहीं लिख सकते। आपको वहां पे क्या लिखना पड़ता है, आपको वो चीज प्रिंट करानी है ना, तो आपको वहां पे लिखना पड़ता है प्रिंट एफ। ठीक है। सो प्रिंट एफ करो, फिर ब्रैकेट डालो, फिर यहां पे इस तरीके से तुम अपने डबल कोट्स डालोगे, और उन डबल कोट्स के बीच में तुम यहां लिखोगे तुम्हारा हेलो वर्ल्ड। और यहां पर चीज खत्म नहीं हो जाती है, ब्रैकेट के बाद तुम्हें ये सेमी कॉलन डालना पड़ता है। अब ये चीज कंप्लीट हुई है। ठीक है। तो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल, राइट, है ना। हर एक चीज का मतलब समझ में आएगा, तुम अभी समझोगे कि तुमको ये प्रोटोकॉल्स क्यों फॉलो करवा रहा है। कि छोटे प्रोग्राम में तो दिक्कत नहीं, बड़े प्रोग्राम में दिक्कत आती है ना। अब मैं बोलूंगा कंप्यूटर जी इसको प्लीज रन कर दीजिए, तो कंप्यूटर जी बोलेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के हमने आपका हेलो वर्ल्ड रन कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कंप्यूटर जी। ठीक है। चलो, तो जो भी चीज मुझे प्रिंट करानी है मैं यहाँ पे अंदर लिख सकता हूँ, प्रोटोकॉल्स है मेरे। अब प्रिंट एफ क्या होता है ना, एक फंक्शन होता है। ठीक है ना। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन कंप्यूटर को बताता है कि प्रिंट एफ का मतलब है कि ये जो डबल कोट्स है ना तुम्हारे, इन डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज आपने लिख दी है, आप उस चीज को वैसा का वैसा नीचे प्रिंट कर दीजिए कंप्यूटर जी। तो कल को अगर आपने हेलो वर्ल्ड की जगह पे हेलो शुभम लिख दिया है यहाँ पे, तो कंप्यूटर जी क्या करेंगे, हेलो शुभम को वैसे का वैसा प्रिंट कर देंगे। जैसे यहाँ दोनों के बीच में स्पेस है, तो वो स्पेस को लेके प्रिंट कर देंगे कंप्यूटर जी। आप अपनी स्पेस को हटा दीजिए, तो कंप्यूटर जी बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, जैसा तुमने लिखा है, प्रिंट एफ का मतलब ये होता है कि अंदर डबल कोट्स के बीच में जो भी लिखा है वो वैसे का वैसा, विद स्पेस विदाउट स्पेस, प्रिंट करना रहता है आपको। ठीक है। ओके। अब कंप्यूटर जी को ये पता कैसे चल रहा है कि प्रिंट एफ का मतलब ये करना होता है? किसी ने तो पहले से पता होगा ना कंप्यूटर जी को कि प्रिंट एफ का मतलब ये करना होता है। दैट्स द गेम। अगर मैं इस चीज को यहां से हटा दूं, और अब कंप्यूटर जी को बोलूं चलिए जरा प्रिंट करके दिखाइए हेलो शुभम, तो कंप्यूटर जी फिर से प्रॉपर हेलो शुभम लिखने की जगह पे अलग अलग टाइप के तुमको कुछ 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 बोल रहे हैं। ठीक है। अब वार्निंग आ रही है, क्या वार्निंग आई कि भैया इट इज इनकम्पैटिबल, इम्प्लिसिट, पूरा अंग्रेजी जरूर बनेगा कंप्यूटर जी, इनकम्प्लीट डिक्लेरेशन ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन। मतलब क्या, कि आपने जो ये फंक्शन लिखा है ना, ये इनकम्पैटिबल है, ये इम्प्लिसिट है। ठीक है। ज्यादा अंग्रेजी चाहिए तो थोड़ा सा देख लेना, तुम्हें गूगल कर, सिंपल शब्दों में बताता हूं। वो चाह रहे हैं कि आप एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड करिए, मतलब आप डिक्लेयर करिए चीजों को। आसान शब्दों में ये है कि ये जो प्रिंट है ना, इसका मतलब कंप्यूटर जी को पता नहीं है क्या है।
ठीक है ना। वो चाह रहे हैं कि आप इसका मतलब कंप्यूटर जी को बताइए। ओके, तो देखो, सिंपल शब्दों में, तुम अपनी किताब से चीजों को पढ़ते हो। अब अगर कोई तुम्हारी किताब चोरी कर ले, बुक चोरी कर ले, तो तुम उस बुक को तो देख नहीं पाओगे। अब बुक को देख नहीं पाओगे तो उसके अंदर जो चीज लिखी है उसका मतलब तुमको पता है क्या? नहीं पता। तो जब आप कंप्यूटर जी को बताएंगे कि आपको किस बुक की लिखी हुई चीज को देखना है, तभी तो कंप्यूटर जी जानेंगे कि प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है। करेक्ट। तो हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि आप अपने नॉलेज में उस बुक को इंक्लूड करिए। ठीक है। तो कंप्यूटर जी आप इंक्लूड करिए, किस चीज को इंक्लूड करना है बताइए सर। तो कंप्यूटर जी आप STDIO, ये होता है STD मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड। वो वाला STD नहीं जो तुम सोच रहे हो, STD होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, IO.H। बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच ये क्या है? ये एक, समझ लो, एक तरीके से एक लाइब्रेरी है जहां पे इंफॉर्मेशन सेव है। कौन सी इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन जो कहती है कि प्रिंट एफ का मतलब होता है अंदर की चीज प्रिंट कर दीजिए। ऐसे एक साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन सेव होती है। जैसे अगर मैं कंप्यूटर जी को आगे इंस्ट्रक्शन दूं कि आपको 2+3 करना है, और अगर मैं उनको बताऊं नहीं इस लाइब्रेरी के बारे में, कंप्यूटर जी नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि 2+3 में का करने का मतलब क्या है, उनको वो लाइब्रेरी नहीं दी ना मैंने। तो जहां से कंप्यूटर जी को इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वो चीज होती है ये। तो आपने बोला आप इंक्लूड करिए इस लाइब्रेरी को, तो इस लाइब्रेरी में ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो अब मैं अगर आपको ये काम बोलूंगा तो आप कर देंगे। ठीक है, तो मतलब समझ में आया इंक्लूड करने का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट चीज, सर ये इंट मेन क्या है बताइए। समझना है, आओ समझा देते हैं। अगर मैं इस इंट मेन को, जिस भी चीज को समझना है ना उसको हटा के देखा करो। ठीक है, इंट मेन को मैंने हटा दिया है। अब देखो फिर प्रॉब्लम आ रही है, अब तो वो कुछ दे ही नहीं रहा आउटपुट। मैं कम से कम यहाँ पे जब ये नहीं लिख रहा था वो बोल तो रहा था कि यार आपका कुछ इम्प्लिसिट है या कुछ प्रॉब्लमेटिक है, कुछ डिक्लेयर नहीं किया है आपने। बट ये इंट मेन मैंने हटा दिया, तो यहाँ तो सीधे कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है, पूरा का पूरा एरर से भर दिया है उसने इन सब चीजों को। राइट है ना। इंट मेन क्या है? आसान शब्दों में इंट मेन एक इंस्ट्रक्शन होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि कंप्यूटर जी अब आपको यहां से कोड लिखना है, कोड पढ़ना शुरू करना है। ठीक है। अगर आपने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया ना, तो वो आपके आगे के कोड को पढ़ना शुरू ही नहीं करेगा। ठीक है। तो एक तरीके से इंट मेन क्या है कि यहां से आपको अपने कोड को कंप्यूटर जी पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, इंट मेन का मतलब समझ में आ गया। फिर जो भी आपने लिखा कंप्यूटर जिस कोड को पढ़ेंगे, प्रिंट एफ। कंप्यूटर जानते हैं कि यार इस लाइब्रेरी के हिसाब से प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है, कि आपको अंदर डबल कोट्स के बीच में जो चीज लिखी है वो चीज वैसे के वैसे डाल देनी है। कंप्यूटर जी आप डाल देंगे। ओके। खत्म करने से पहले आपको रिटर्न जीरो करना पड़ता है। रिटर्न जीरो का मतलब क्या? सिंपल। आपने रिटर्न जीरो लिखा, मतलब कंप्यूटर जी अब आप अपना कोड पढ़ना बंद कर सकते हैं, हम इस चीज को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये ओके। सो जैसे हमने देखा था कि हम अलग अलग चीजें लिखते थे, है ना। सो मीनिंग आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जब भी आप सी प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले आप कंप्यूटर जी को बताएंगे कि कौन सी लाइब्रेरी से उनको इन्फॉर्मेशन निकालनी है ना। फिर आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद कंप्यूटर जी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अब आप अपना कोड पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपने कोड लिख लिया, कंप्यूटर जी ने पढ़ लिया। फिर आप उनको बोल रहे हैं कि अब आप कोड पढ़ना बंद कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समझ गए इस चीज का मीनिंग? चलो चलो बढ़िया। ठीक है। तो अब हम आगे जाके जो भी कोड्स लिखेंगे, तो तुमको पता है कि ये स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर अंदर लिख देना बैठ के अपना जो भी कोड लिखना है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स की बात हमने की थी, तो मैं आपको बता दूं कि कैरेक्टर क्या होता है। हम जानते हैं ऑलरेडी, हमने पढ़ लिया है। यहां देखो, इस हैश इंक्लूड से शुरू करके, ठीक है, एंड तक पूरा जो कुछ भी लिखा है ये सब कैरेक्टर है। ठीक है। ये हैश एक स्पेशल सिंबल है, हमने देखा था स्पेशल सिंबल्स कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। इंक्लूड, इंक्लूड किससे बना है? अल्फाबेट से बना, ABCDEFGH, ये आई आ गया, एन आ गया, ये भी कैरेक्टर से बना है। तो कैरेक्टर सब कुछ है सी लैंग्वेज का, हर चीज जो सी लैंग्वेज में बनती है वो कैरेक्टर से ही बनती है। करेक्ट, एवरीथिंग इज कैरेक्टर। आप प्रिंट एफ ले रहे हो, फिर आप ब्रैकेट लगा रहे हो, ब्रैकेट भी आपके कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है। फिर आप आगे देखोगे, आपने सेमी कॉलन लगाया चीजों को खत्म करने के लिए, ये भी आपका कैरेक्टर हो गया। तो सब कुछ जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो उसके अंदर हर एक 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 छोटी छोटी चीज लिखी गई क्या होती है? कैरेक्टर होती है। और ये बेसिकली ये बिट्स में स्टोर होते हैं आपके। ठीक है, कितने बिट का होता है वो आप सब बाद में देखेंगे, बट जैसे स्टोर होते हैं बिट्स में। ठीक है, जीबी में स्टोर नहीं होते, छोटे छोटे कैरेक्टर बिट्स। ठीक है, चलो। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हमने बात कर ली थी, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स हमने देखा था, और मैंने आपको लास्ट में यहां पे आकर रोक दिया था कि यार तुम्हें लेटर्स और डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स तो तुमको ऑलरेडी पता है। ठीक है ना।
बस ये वाइट स्पेसेस और एस्केप सीक्वेंसेस ये एग्जैक्टली क्या है, और इसका प्रोग्राम जो तुम कोड लिख रहे हो ना, उस कोड में इसका एग्जैक्टली क्या काम है, ठीक है, वो बता देता हूं। देखो ये बहुत जरूरी होता है जानना, क्योंकि अगर तुम इस चीज को जान लोगे तो तुम अपनी भाषा में या जो मैंने लिखा है उसको सेम चीज एग्जाम में लिख पाओगे। बट अगर तुम इसका मीनिंग नहीं जानोगे ना कोड को देख के, बिना कोड देखे बस रटते फिरोगे, तो प्रॉब्लम पता है कहाँ होगी। जब तुम ऐसे 4-5 यूनिट खत्म करने पे आओगे ना, और रटा रटाया हो सकता है तुम्हें एग्जाम में याद आया या नहीं आया, आई डोंट नो। तुम्हें बता दूं, एफपीएल इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा बैक लगता है। अच्छे अच्छे लोग जो M1 M2 M3 में ला रहे हैं 70 में से 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, एफपीएल में रह जाते हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करते या फिर सोचते रट के निकल जाएगा। नहीं दोस्त, आप समझिए, वो एग्जामिनर गधा नहीं है जो चेक कर रहा है, उसको समझ में आता है कि आपने कैसे चीजें करी है, उसको समझ में आई सही से लिखा है नहीं लिखा है आपने, ठीक है। थोड़ा मीनिंग समझ लो शुरू के लिए, आगे उतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो व्हाइट स्पेसेस मीनिंग समझाते हैं इसका। व्हाइट स्पेसेस एक्चुअल में कोड में क्या होती है, जैसे ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये यहां से मैंने क्या किया, सॉरी क्या हो रही, ओके, ठीक है, ये मैंने इंटर मारा, देखो एक पूरी लाइन क्रिएट हो गई, और एक एंटर मारा, ये पूरी लाइन क्रिएट हो गई। ये जो खाली स्पेसेस आपको दिख रही है ना, ये सब पूरी व्हाइट स्पेस है, ये पूरी की पूरी लाइंस, ये सब व्हाइट स्पेसेस है गाइस, ठीक है। फिर प्रिंट एफ लिखा, उसके बाद फिर एक लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है, और एंटर मार दोगे तो ये सब व्हाइट स्पेसेस है। व्हाइट स्पेसेस वो स्पेस होती है जो हमारे कोड को हमें अच्छे से लिखने में हेल्प करती है, और लिखे हुए कोड को हमें समझने में। मेरे दोस्त ने कोड लिखा और मैं उसको समझ पाऊं तो इसके लिए वो सही से स्पेस देगा, है ना। क्योंकि इंग्लिश जैसा प्रोटोकॉल तो है नहीं, मजबूरी तो है नहीं स्पेस देने की, स्पेस देना है दो, नहीं देना है मत दो। आप इतना स्पेस दोगे तो भी आपका आउटपुट बदलेगा नहीं, वो आपका आउटपुट फिर भी हेलो शुभम ही देगा। आप इन सारी स्पेसेस को हटा दोगे, ठीक है, तो भी वो आपके आउटपुट को बदलेगा नहीं। छोटा सा कोड है, इसको रन करोगे, आपका आउटपुट अभी भी हेलो शुभम ही आएगा, है ना। तो ये स्पेसेस जो है वो कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर करता है, ठीक है। दीज आर मोस्टली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, ठीक है। ये सिर्फ हमारे बेनिफिट के लिए है, ओके। जैसे मैं कल को हेलो शुभम के साथ में इसके अंदर मान लो यहीं पर एक और लिख देता हूँ चीजें, ठीक है, कि मैंने लिख दिया यहाँ पे PRINT प्रिंट एफ, और एक और चीज लिख दी मैंने यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, ओके। तो खत्म करते हैं प्रोटोकॉल के साथ में, और अब मैंने इस कोड को किया रन, तो हेलो शुभम भी दिखाएगा और हेलो वर्ल्ड भी दिखाएगा मुझे, ठीक है। बट कहने के लिए मैंने ये जो यहाँ पे लिख दिया है ना अभी, ये बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रेट लाइन पे लिख दिया। मैं अब स्ट्रेट लाइन पे अब आगे की चीज और लिखते जाऊं, ठीक है। मैंने फिर प्रिंट और एक चीज प्रिंट लिख दी, और एक चीज प्रिंट लिख दी, तो इतना लंबा स्ट्रेट लाइन का ऐसे कोड हो जाएगा, तुम कहाँ लग इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो बेहतर क्या रहता है कि यार ऐसे ना लिखने की जगह मैं एंटर दबा दूं, तो ये यहां से लेके यहां तक की ये पूरी व्हाइट स्पेस क्रिएट हो गई ना एक एंटर मारने से। तो मेरे लिए ज्यादा रीडेबल है अगली लाइन, करेक्ट। फिर कुछ कुछ ऐसा भी रहता है कि अब मुझे कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी देना है कंप्यूटर को, ठीक है ना। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरा प्रिंट एफ ऊपर वाला यहाँ लिखा रहे, नीचे वाला थोड़ा नीचे लिखा रहे, और मैं जो तीसरा वाला प्रिंट एफ लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि वो वापस से यहाँ से शुरू हो जाए, ठीक है। तो कोड आगे पीछे लाइन में ऊपर नीचे लिखा रहेगा, मेरे लिए ज्यादा रीडेबल रहेगा, ठीक है ना। सो दिस इज वन सच थिंग जो कंप्यूटर में रहता है, दीज आर स्पेसेस। छोटी स्पेस रहेगी तो एक स्पेस दबा दबाया वो स्पेस हो गई। टैब तुमको पता है सबको, टैब का स्पेस कितना बड़ा होता है, ये मैंने टैब दबाया देखो इतना दूर कूद गया, ये टैब दबाया और इतना दूर कूद गया। टैब एक बड़ा स्पेस क्रिएट करता है दो चीजों के बीच में, ठीक है ना। सो ये स्पेस हेल्प करती है कोड को रीड करने में, हमें हमें रीड करने में। न्यू न्यू लाइंस मतलब क्या, मैंने यहाँ पे और एक एंटर दबाया और एक एंटर दबाया, नई लाइंस क्रिएट हो गई। फिर कुछ कोड अगर मैं छूट गया हेलो वर्ल्ड के और हेलो शुभम के बीच में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, लोग सोचते हैं कि यार मैं इसी लाइन पे लिख दूं, क्यों लिखना, कोड को थोड़ा रीडेबल बनाना है। हेलो शुभम हेलो वर्ल्ड के बीच में मैं चाहता हूं कि आपके हेलो ये भी आ जाए, क्या कहते हैं, सॉरी क्या, हेलो स्टूडेंट्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट्स लिख देते हैं STUDENTS, ठीक है, ओके। तो एंटर मारने से वहां पे जगह क्रिएट हो गई, तो मेरे लिए उसको लिखना और जो सामने बंदा बैठा है उसके लिए समझना आसान है कि भैया पहले शुभम आएगा फिर स्टूडेंट्स आएगा फिर वर्ल्ड आएगा, तो पहले हेलो शुभम आया फिर स्टूडेंट्स आया फिर वर्ल्ड आया। तो कोड को रीड करने के लिए हम स्पेसेस यूज करते हैं, ये वो चीज है, ठीक है। अगला वाला एस्केप सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस क्या करता है कि आपके सीक्वेंस को एस्केप करने में हेल्प करता है, ठीक है। सुनो आप समझ में आए, एस्केप सीक्वेंस जब भी आप लगाते हैं तो आप ऐसे बैक स्लैश यूज करते हैं, उसके बाद कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। तो बैक स्लैश एन,
एक ऐसा एस्केप सीक्वेंस है जो नई लाइन क्रिएट करता है। वैसे ही अगर आप टी लिखोगे तो फिर नहीं चलेगा, आपको बैक स्लैश लगा के लिखना है। तो बैक स्लैश टी लिखा तो ये एक एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? बैक स्लैश से। उसके बाद कुछ एक कैरेक्टर लिखा जाता है, ठीक है। फिर बैक स्लैश के बाद आपने सिंगल कोट, ये हो गया। बैक स्लैश के बाद डबल कोट। तो एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश से शुरू होता है। इस्तेमाल कैसे होता है इसका, समझ देखिए। आप जब अभी देख रहे थे अपने कोड को रन होते हुए, तो सबके दिमाग में थोड़ा थोड़ा ऐसे अजीब सा कुछ कुछ तो हो रहा होगा, ठीक है, कि यार आपने ना यहाँ पर एक लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन में हेलो वर्ल्ड लिखा है, और यहाँ आपका जो आउटपुट है, ठीक है, उस आउटपुट में आप देखिए जहां पर आपका हेलो शुभम खत्म हुआ है, उसी शुभम के बाद में यह हेलो वर्ल्ड शुरू हो गया है। तो यहां आपने एक के नीचे एक लिखा, यहां स्ट्रेट लाइन में क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि ये खाली स्पेस है जिसको कंपाइलर रीड नहीं करता, ठीक है। कंपाइलर सिर्फ उन्हीं चीजों को रीड करेगा जो प्रिंट एफ के बाद जो ब्रैकेट बना ना, उस ब्रैकेट के अंदर जो डबल कोट्स में है, ठीक है, वही चीज को प्रिंट करेगा। मतलब कंपाइलर सिर्फ लिखी हुई चीजों को रीड करता है, आपकी वाइट स्पेसेस को रीड नहीं करता कंपाइलर, ठीक है। तो ये खाली स्पेसेस जितनी है कंपाइलर उसे रीड नहीं करता, ठीक है। तो आपने कहीं पर भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप शुभम लिखने के बाद में अगली लाइन पे जाइए? नहीं, आपने तो खाली व्हाइट स्पेसेस छोड़ दी। व्हाइट स्पेसेस छोड़ दी तो उसने बोला भाई कुछ नहीं है वहां पे, शुभम के बाद डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड लिखना है, राइट। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर कि यार आप क्या करो ना, एक नई लाइन डालो वहां पे, ठीक है। नई लाइन कैसे डालते हैं हम बैक स्लैश दबा के एंड डालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका मतलब एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। तो बैक स्लैश एन क्या करता है, बोलेगा कि यार हाँ, बैक स्लैश एन का मतलब एक लाइन बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब हम अपने कोड को रन करेंगे, तो हेलो शुभम के बाद में कंप्यूटर बोलेगा एक लाइन छोड़नी, मतलब हेलो शुभम के बाद नेक्स्ट लाइन पे आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। आप नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखना चाहते हो, आप सिर्फ हेलो शुभम और हेलो वर्ल्ड के बीच में थोड़ी सी जगह देना चाहते हो, तो बैक स्लैश एन की जगह आप क्या कर सकते हो, ये बैक स्लैश टैब यूज कर सकते हो, है ना। ये इज अनदर एस्केप सीक्वेंस। तो अगर मैं बैक स्लैश टी मारता हूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लाइन चेंज नहीं करेगा, बस शुभम और हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस क्रिएट कर देगा, है ना। इसको इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है। तो ये उसने देखो आउटपुट में हेलो शुभम लिखा, फिर टैब के बराबर की स्पेस दिया, और फिर उसने हेलो वर्ल्ड लिखा है ना। तो ये एस्केप सीक्वेंस क्या करते हैं, आपका जो आउटपुट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट में चीजें कैसे दिखेगी उसको मैनेज करने में हेल्प करता है ना। क्योंकि हम उसको प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं, बाहर नहीं डाल रहे हैं। देखिए प्रिंटफ के अंदर डाला है ना। और व्हाइट स्पेसेस कहाँ होती है, ये जो प्रिंटफ आपने लिखा है ना, ये जितना भी आपने लिखा है ये चीजों के बाहर, मतलब ये आपकी व्हाइट स्पेस है प्रिंटफ के पहले वाली, ये आपकी व्हाइट स्पेस है इसके बाद वाली, ये फिर प्रिंटफ के पहले वाली, ये बाहर की स्पेसेस आपकी व्हाइट स्पेसेस है। व्हाइट स्पेसेस हम जो लिख रहे हैं कोड, उस कोड को पढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस कोड का जो आउटपुट है रन होने के बाद वो कैसा दिखेगा उसमें हेल्प करता है, ठीक है। ये मीनिंग समझ लिया, अंग्रेजी तो में ये लिखनी है, ये दीज आर स्पेशल कैरेक्टर्स स्टार्टिंग विद बैकस्लैश, ठीक है। एंड ये बेसिकली कोड के आउटपुट को कैसे लाइन चेंज करना है, टैब देना है, सिंगल कोड डबल कोड, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इतना इतना जो मैंने बताया ना, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, ये जो कुछ मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ इसकी पूरी पीडीएफ अवेलेबल है अपने पास में दोस्त, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का। मैंने आपको न्यू लाइन बता दिया, मैंने आपको टैब बता दिया, मैं आपको सिंगल कोड डबल कोड का इस्तेमाल भी बता देता हूँ, ठीक है ना। उसके पहले मैं थोड़ा सा एक और बढ़िया चीज बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपने 3 लाइन का कोड लिखा है ना, ठीक है ना। आप थोड़ा एफिशिएंट हो सकते थे, है ना। कैसे हो सकते थे एफिशिएंट? आप बोलते कि यार मुझे क्यों लिखना 3 लाइन का कोड, मैं 2 ही लाइन का कोड लिखूंगा। तो सर हम 2 लाइन का कोड लिख लेंगे, बट मैं चाहता हूं कि हेलो शुभम और हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइन में है। कोई दिक्कत नहीं है, आप शुभम के बाद चाहते हैं कि चीजें नेक्स्ट लाइन में लिखी रहे, तो शुभम के बाद आप ब्लैक स्लैश मार के एन लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। डबल कोट के अंदर ही लिखना उसको, ठीक है। तो इसका मतलब कंप्यूटर जी समझेंगे कि ठीक है, एम के बाद में जो भी कुछ आएगा वो नेक्स्ट टाइम पर आएगा, वो लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहां ना लिखें, आप बोले कि यार ये चीज जो है वो अगली लाइन से शुरू होनी चाहिए, ठीक है, तो यहां से बैक स्लैश एन मार दीजिए। तो जहां पे आपको चाहते हैं ना कि आप लाइन चेंज हो, आप वहां पे बैक स्लैश एन मार दीजिए, कंप्यूटर उसके बाद लाइन छोड़ देगा, ठीक है। अगर मैं बैक स्लैश एन मान लो यहां मार देता हूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो 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 आउटपुट में हेलो शुभम हेलो, ये तो ऊपर ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हेलो शुभम हेलो ऊपर आ गया, और फिर जैसे कंप्यूटर जी को इंस्ट्रक्शन मिला, तो
ये वर्ल्ड अब नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा लिखना, ठीक है ना। इस वर्ल्ड को नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें अगर लैपटॉप नहीं है तो भी तुम ये सब चीजें देख के समझ सको। और अगर है तो फिर ठीक है, खुद से वीएस कोड डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, कैसे तुम्हें डाउनलोड करना है उसका पूरा प्रोसेस एक वीडियो में, वीडियो का लिंक दे दूंगा। ओके, वो चीज कर सकते हो। अब डबल कोड, डबल कोड, डबल बढ़िया चीज है, ठीक है। देखो ऑलरेडी तुम कुछ डबल कोड यहाँ पे यूज करते आ रहे थे, ठीक है। तो ये वाला स्लैश लगा के डबल कोड जो है उसका क्या काम आता है, आओ चलो दिखाते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा हेलो शुभम, और मान लीजिए अब मुझे कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना डायलॉग्स होते हैं, तो ही सेड आई एम गुड, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने इसको खत्म किया, एंड इट्स ओके, ठीक है। चलो ये चीज है। तो मैं क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूं इस बार, मैं ये प्रिंट कराना चाह रहा हूं कि ही सेड आई एम गुड एंड इट्स ओके। तो मैं जो सेंटेंस प्रिंट कराना चाह रहा हूं उस सेंटेंस के अंदर कोई चीज है जो डबल कोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे का ऐसा लिख के प्रोग्राम रन कर दूं तो वो बोलेगा भैया प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, ये चीज डबल कोट, इधर भी डबल कोट, इधर भी डबल कोट, इतने सारे डबल कोट, कंप्यूटर डिस्टर्ब हो रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा, दिमाग छोटा सा उसका, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी डबल कोट तुम्हें प्रिंट कराना है ना, तो तुम ऐसे नहीं करा सकते। तो यहां पर तुम्हें बैक स्लैश काम आता है, जिसको बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस नाम ही बैक स्लैश है, ठीक है। तो अगर तुम बैक स्लैश देके यहां पर इस चीज को लिख दोगे, ठीक है ना, तो आप कंप्यूटर जी बोलेंगे कि यार ठीक है, बैक स्लैश मारा है मतलब सीक्वेंस अब एस्केप करना है, तो अब ये जो चीज है आई एम कोड, इसको डबल कोड के अंदर डाला जा सकता है, ठीक है। तो बैक स्लैश डबल कोड के बीच में तुम्हें डालना पड़ेगा। अब आप रन करिए, देखिए कितने प्यार से वो डबल कोड के साथ में लिखेगा हेलो शुभा, ये तो ऊपर का था, ही सेड से हमारा शुरू हुआ था, ही सेड है ना। एक काम करते हैं यहाँ पे एक वो भी मान देते हैं न्यू लाइन, तो फिर और ज्यादा रीडेबल कोड हो गया, ठीक है। पहले शुभम के बाद में नेक्स्ट लाइन पे क्या आएगा, ही सेड विथ डबल कोट्स आई एम गुड एंड इट्स ओके, ठीक है। समझ में, बेसिक चीज है, ठीक है। वैसे सिंगल कोड का रहता है, सिंगल कोड में एक चीज है कि कभी कभी बैक स्लैश नहीं लगाओगे तो भी सिंगल कोड काम कर जाता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। बस जो चीज तुम एग्जाम में लिखने वाले हो, ठीक है, उसका मीनिंग ऐसा थोड़ा थोड़ा तुम यहाँ पे देख के समझ लोगे ना, और ये शुरू में ही थोड़ा सा तुम्हें इसका मीनिंग यहाँ पे देखना है। आगे जाके जो लेक्चर्स है ना वहां पे तुम्हें, और क्या एक ही बार देखना पड़ेगा इस वीडियो को। अब तुमको पता है ना कि टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, वाइट स्पेसेस होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो तुम कोड में देखते हो। इसके साथ साथ बहुत बढ़िया चीज है, लाइन तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो लाइन चेंज करना, थोड़ी सी स्पेस देना, और कहीं पे डबल कोट लगाना, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ी सी अंग्रेजी, हम खत्म तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कैरेक्टर सेट को लेके एक आखिरी चीज जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो है व्हाट इज द रोल ऑफ कैरेक्टर सेट इन सी प्रोग्रामिंग। रोल बताइए भैया। सी प्रोग्रामिंग पूरा कैरेक्टर ही है, क्योंकि हर एक चीज जो आप लिख रहे हो वो कैरेक्टर है, आई कैरेक्टर है, एन कैरेक्टर है, सी कैरेक्टर है, तो वैसे तो सब कुछ है। बट एग्जाम में लिखने के लिए तुम ये तीन चीज लिख सकते हो कि सबसे पहले आप कोई भी शब्द लिख रहे हैं, इंक्लूड एक शब्द हो गया, आईएनटी एक शब्द हो गया, मेन एक शब्द हो गया, तो हर चीज आपकी जो है वो कैरेक्टर होती है। तो राइटिंग द कोड, कोड लिखने के लिए चाहिए मुझे। दूसरा, कोड में मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो उन सब चीजों के लिए मुझे कैरेक्टर सेट चाहिए, बिकॉज प्लस माइनस ही तो कैरेक्टर सेट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑपरेशंस होते हैं। इसके अलावा मैं जो सब लिख रहा हूं तो उसमें मुझे बहुत जगह ब्रैकेट्स अलग अलग टाइप के यूज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स हो गया, आपके एंगुलर ब्रैकेट्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स यूज करने पड़ रहे हैं। तो ये सब भी आपके कैरेक्टर्स हैं। तो कोड को एक अच्छे फॉर्मेट में डालना, कोड को लिखना, और कोड के ऑपरेशंस परफॉर्म करना, बेसिकली होल कोडिंग, दिस इज द रूल ऑफ कैरेक्टर। ये सेम चीज जो मैंने बताई एग्जाम में लिख दीजिएगा, जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा पूरे मिल जाए, ठीक है। इसके बाद फिर एक नई चीज आएगी टोकन्स वगैरह, तो इस वीडियो में हमें फोकस करना है टोकन्स पे। ओके, चलो। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं सामने 6 टाइप के टोकन्स होते हैं, यहाँ पे मैंने इनको लिख लिया है एक के नीचे एक। और धीरे धीरे इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेलिंग करके बता देता हूँ। साथ में हमारा वीएस कोड बाजू में रेडी है। रीजन आपको पता है इसको रखने का। आप में से हो सकता है काफी लोगों के पास में लैपटॉप ना हो, या फिर आप जबरदस्ती उसको कोड लिख के नहीं देखना चाह रहे हो क्योंकि शायद आपको उतना इंपॉर्टेंट ना हो वो आगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोड में चीजें कैसे दिखती हैं वो मैं यहां से दिखाता चलता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देख लेना, बिकॉज अगर आप हर चीज को रटते चलोगे तो तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है। कितना रट लोगे, है ना।
तो वैसे अंग्रेजी है साफ, मैं 10 मिनट में बता के खत्म कर सकता हूँ कि देखो टोकन ये होता है, उसमें ये अंग्रेजी लिखनी है, उसमें कीवर्ड होता तो उसकी अंग्रेजी यहाँ पर है, आइडेंटिफायर की अंग्रेजी यहाँ पर है, आगे बढ़ोगे तो रूल्स यहाँ पर है, कांस्टेंट यहाँ पर है। बट इससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें कुछ एग्जाम में याद नहीं आएगा, ठीक है। रटने की हमारी कैपेसिटी होती है, आप इसको रट लोगे, इसको रट लोगे, टोकन रट लोगे, वेरिएबल, कितना कितना। डेटा टाइप्स में 3 डेटा टाइप है और हर डेटा टाइप में और 5 5 चीजें हैं, तो 15 डेटा टाइप थोड़ी ना रटोगे। स्टोरेज क्लास में 3 सेक्शन है तो तीनों रटोगे, कितना कितना रटोगे, लिमिटेशन है। और ये तो पहला चल रहा है तुम्हारा चैप्टर, है ना। सो हर चीज का आंसर रटने से नहीं निकलता है, हमें एक बार उस चीज का मीनिंग समझ लेना है, जो हम यहां समझेंगे जस्ट बाय लुकिंग एट अ कोड, ठीक है। चलो, तो एक बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूं कि यार कीवर्ड होता क्या है, है ना। तो आसान शब्दों में आप कीवर्ड को बोल सकते हो कि ये है पहले से दिया हुआ नाम, है ना। कीवर्ड क्या होता है आपका? कीवर्ड होता है पहले से दिया हुआ नाम, ठीक है। नाम हम इसको NAME लिख देते हैं, है ना। और इसे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से थोड़ा कंपेयर करके समझना चाहें तो सब ने इंग्लिश पढ़ रखी है, और इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है गो, ठीक है। गो का मतलब सबको पता है कि गो का मतलब होता है जाओ, या गो का मतलब जाना, ठीक है। और एक वर्ड होता है इंग्लिश में जिसका नाम होता है कम। कम का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, आ जाओ, तो दैट इज आना, है ना। तो होता क्या है, हर एक चीज का एक डिफाइंड मतलब होता है। अब जैसे ये एक वर्ड है इंग्लिश में, ये एक वर्ड है इंग्लिश में, ऐसे आपको क्या लगता है कितने वर्ड्स होंगे इंग्लिश में? 1000, 10,000, 15,000, 20,000, है ना। मेरे ख्याल से लाखों वर्ड्स होंगे इंग्लिश में। और वो सारे के सारे वर्ड्स इन लोगों ने कहाँ पर स्टोर करके रखे हुए हैं, है ना। सबने बचपन में एक वर्ड तो सुना होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है ना। सो वैसे और भी अलग अलग टाइप की डिक्शनरीज होती हैं, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सबसे फेमस डिक्शनरी है। उसमें सारे वर्ड्स इन लोगों ने सेव करके रखे हैं, ठीक है। 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, पता नहीं कितने होंगे। तो ये सारे अपने फिक्स्ड मीनिंग से सेव्ड हैं। लेकिन अगर मैं आपकी सी लैंग्वेज के बारे में बात करूं, तो क्या सी लैंग्वेज में भी हजारों लाखों वर्ड्स सेव्ड हैं? जी नहीं। सी लैंग्वेज में पहले से प्री डिफाइंड सिर्फ 32 वर्ड्स हैं जो सेव्ड हैं, ठीक है। और इन्हीं 32 वर्ड्स को हम कीवर्ड्स बुलाते हैं। ये वो वर्ड्स है जिनका मीनिंग पहले से फिक्स्ड है। जैसे अंग्रेजी में इसका मीनिंग पहले से फिक्स्ड है, इसका मीनिंग पहले से फिक्स्ड है, वैसे ही सी लैंग्वेज में भी 32 अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग पहले से फिक्स्ड है, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? कीवर्ड्स बुलाते हैं। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसी हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आइडेंटिफायर को अगर आप समझना चाहें तो फिर बताइए प्लीज, आइडेंटिफायर क्या होते हैं? देखिए, आइडेंटिफायर में आप ये बोल सकते हैं कि ये पहले से दिए हुए नाम नहीं है, ये नाम हम देते हैं, ठीक है ना। सो ये है आपके हमारे दिए हुए नाम। ओके, आइडेंटिफायर्स क्या है? हमारे दिए हुए नाम। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरा एक बच्चा है, ठीक है ना, मैं उसका नाम रख देता हूं एक्स। फिर मेरा दूसरा बच्चा हुआ, मैंने उसका नाम रख दिया वाई। फिर तीसरा हुआ, उसका नाम मैंने रख दिया पी। चौथा हुआ, उसका मैंने नाम रख दिया क्यू। और और एक हो गया तो मैंने उसका नाम रख दिया मैथ्स, ठीक है। अभी मैं ऐसे आड़े टेढ़े नाम रख रहा हूं, हो सकता है तुम लोग थोड़े से सेंसिबल नाम रखने की कोशिश करोगे, है ना। तो पहले बच्चे का नाम तुमने रख दिया क्या? अभिषेक। दूसरे बच्चे का नाम रख दिया क्या तुमने? ओमकार। तीसरे बच्चे का नाम रख दिया तुमने अंकित। तो आप अलग अलग अपने हिसाब से, तुम अलग नाम रखोगे, तुम्हारा भाई अलग नाम रखेगा, तुम्हारे दोस्त अलग नाम रखेंगे, लेकिन सबके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, और जो जो नाम देना चाहे वो रख सकता है। तो वैसे ही टोकन्स जो होते हैं सी में, उसमें एक टाइप होता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो हमारे दिए हुए नाम होते हैं। कीवर्ड्स वो नाम होते हैं जो पहले से 32 नाम कंप्यूटर को दिए हुए हैं, ठीक है। सो एक बेसिक आपको समझ में आ गया कीवर्ड क्या होता है, बेसिक आपको समझ में आ गया आइडेंटिफायर क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो आपको लिख के दिखाएंगे। उस प्रोग्राम में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, आपको कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, आइडेंटिफायर्स देखने को मिलेंगे, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स, ये सबसे इजी चीज होती है। स्पेशल सिंबल्स, ये भी बहुत इजी चीज होती है। तो ये सारे आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। एक बार आप उस प्रोग्राम को ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपनी जो अंग्रेजी है, ठीक है ना, जो आपको एग्जाम में लिखनी होती है, तो फिर वो आप जब पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार सब कुछ तो देखा हुआ है, उसको इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इनके रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं है।
बहुत फेमस क्वेश्चन होता है रूल्स ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर्स, तो वो रूल्स आपको लिखने होते हैं। तो मैं जब आपको एक बार यहाँ पे दिखा दूंगा प्रोग्राम, तो फिर ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो बहुत आसानी से आपके लिए क्लियर हो जाएगा, है ना। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, हम कोड कैसे लिखते हैं, है ना। सबसे पहला काम, जिन्होंने नहीं देखा भाई प्लीज शुरू के लेक्चर्स देख के आ जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर्स। डायरेक्टली स्किप करके यहाँ आओगे तो फिर दिक्कत होगी तुम्हें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जय माता दी करते हैं अपना, है ना। तो मतलब फॉर्मेट लिखना है किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो सी का भी अपना एक फॉर्मेट होता है ना। तो #INCLUD ये हमें करना पड़ता है। इंक्लूड करिए, क्या इंक्लूड करना है हमें, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। stio.h हमें इसे इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद हम लिखते थे अपना इंट मेन, और फिर हमारा आ जाता था करली ब्रैकेट, एंड फिर प्रोग्राम को एंड करने से पहले रिटर्न 0। ये आ चुका है हमारा फॉर्मेट, पहले से सिखा चुका हूं, नए लोगों को शायद दिक्कत हो रही होगी, पुराने लोग तो जान रहे हैं, एकदम प्रो हो चुके हैं इस चीज में। अब इसके बीच में आता है हमारा कोड, ठीक है। तो इस बार हम एक ऐसा कोड लिखने वाले हैं जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे, एंड डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को यूज करेंगे। ओके। तो मान लीजिए कि मैं एक नंबर यूज कर रहा हूं और उस नंबर को मैं x को लाता हूं, ठीक है। और मैंने x की वैल्यू दे दिया है 2। फिर मैंने एक दूसरा नंबर लिया, उसको मैंने वैल्यू दे दिया है 3, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि यार एक है मेरे पास z, और z जो है वो आपके x और y का एडिशन है, तो मैं x प्लस वाई लिख देता हूं इसको, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे स्पेस दे के लिखें या स्पेस दिए बिना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अंदर के स्पेसेस की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो x y और z हमने दे दिया। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, अपन प्रिंट करा दें, चलो प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट एफ, और मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूं, मैं प्रिंट कराना चाहता हूं द वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। वैसे टेक्निकली ये प्रोग्राम में काफी सारे एरर्स हैं अभी, है ना। एकदम फ्रेश बढ़िया प्रोग्राम नहीं है ये, ठीक है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक एक एरर दिखाते चलूंगा। तो फिलहाल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये चीजें हैं हमारे पास में, राइट। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, ठीक है। तो अगर मैं रन करूंगा तो ये बहुत सारे एरर्स देने वाला है मुझे, ठीक है। तो यहां जो भी प्रॉब्लम्स आ रही ना, हम एक एक प्रोग्राम प्रॉब्लम को एड्रेस करना शुरू करते हैं और उससे आपको हर एक चीज का मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है। तो 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो प्रॉब्लम सबसे पहले क्या है देखिए, एक्स इज अनडिक्लेयर्ड, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। थोड़ा नीचे जाएंगे तो फिर y इज अनडिक्लेयर्ड, ठीक है। आई होप जो लोग फोन यूज कर रहे हैं वो भी देख पा रहे हैं, है ना, ठीक है। ये तो थोड़ा जूम इन कर दिया है, x आपका अनडिक्लेयर्ड है, उसने बोला सिमिलरली y भी अनडिक्लेयर्ड है, आगे बोला उसने z भी अनडिक्लेयर्ड है। तो आपके x y और z जो है वो कंप्यूटर भाई को समझ नहीं आ रहा है कि सर ये क्या डाल दिया आपने x y और z। तो हमें कंप्यूटर जी को बताना पड़ेगा कि ये x y और z हमने क्या डाल रखा है, ठीक है। तो कैसे बताएं, हम जानते हैं x क्या है, 2 के, 2 क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो हम int लिखेंगे और x लिख देंगे। int x का मतलब क्या है कि इंटीजर x है, x एक इंटीजर है, ठीक है। तो जैसे हमने x को बताया, जैसे ही हमने बताया, देखो अब यहाँ पे 2 ही प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं आपको, है ना। और x के नीचे जो रेड लाइन बनी थी वो भी हट चुकी है, वो y और z के नीचे बस है। तो जैसे हमने x को बताया कंप्यूटर जी को कि यार इंटीजर है, वैसे ही हम बता देंगे कि हमारे y भाई साहब भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब एक ही प्रॉब्लम बचा है, एक ही रेड लाइन दिख रही है हमें, और हम साथ ही साथ इनको ये भी बता देते हैं कि हमारे z भाई साहब भी क्या है, एक इंटीजर है। देखो सारी प्रॉब्लम्स हट गई तुम्हारे कोड में से, करेक्ट। ओके। अब आप बढ़िया से अपने कोड को रन करिए और देखते हैं रन करने के बाद में हमें क्या चीज मिलती है ना। ये हमने रन किया, आउटपुट में अब हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है मुझे ये द वैल्यू ऑफ जेड इज, ठीक है। अब जो थोड़े से प्रो टाइप के लोग हैं ना, उनको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या गलती हो गई। सिंपल है कि मुझे चाहिए था z का वैल्यू, z का वैल्यू क्या है, देखो 2 + 3 होता है 5, तो z का वैल्यू 5 होना चाहिए था। बट यहाँ पे तो 5 मिला ही नहीं, उसने बोल दिया द वैल्यू ऑफ z इज। तो आपको याद होगा कि जब भी हम printf कमांड देते हैं तो डबल कोट्स के अंदर हम जो भी चीज लिखते हैं वो एग्जैक्टली सेम टू सेम हमारा सिस्टम प्रिंट कर देता है। हमने अभी तक सिस्टम को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि आप z इज इक्वल टू जो वैल्यू है 2 और 3 का एडिशन, उसको प्रिंट करिए। हमने तो डबल कोट्स के बीच में जो चीज डाली है कंप्यूटर ने वैसे प्रिंट कर दिया।
तो अगर मुझे z इज इक्वल टू 5 प्रिंट करवाना है तो मुझे कैसे करवाना पड़ेगा? तो जब भी आपको नंबर्स प्रिंट करवाने होते हैं ना, ठीक है, दो लोगों का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प लगती है। ठीक है, क्या हेल्प लगती है, चलिए यहां बताते हैं आपको। आपको प्रिंट एफ का कमांड लिखना पड़ेगा फिर से। ठीक है, ऐसे डबल कोट्स बनाने पड़ेंगे जो आपने बनाए हैं। और अगर आपको प्रिंट करवाना है वो चीज, तो आपको %d ऐसे डालना पड़ेगा। फिर ध्यान से देखिएगा, मैं डी के बाद बाहर निकल रहा हूं अपने डबल कोट से, एक कॉमा मार रहा हूं, और अब मैं जो भी प्रिंट करना चाहता हूं मैं यहां लिख सकता हूं। तो मैं क्या करना चाहता था, मैं z की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता था, मैं यहां पे लिख दूंगा z, और फिर सेमी कॉलन देकर मैंने एंड कर दिया इस चीज को। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने z प्रिंट कराना था तो उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। ओके, चलो, अब मैं कोड को रन करूंगा तो बिल्कुल आ जाएगा मेरे पास, द वैल्यू ऑफ z इज 5। ठीक है, बढ़िया चीज थी, समझ में आ गया? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, अब आप आके ऊपर देखिए, हमने क्या क्या यहां पे देखा। हमने INT लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम इसको नहीं लिख रहे थे, हम इसको हटा दे रहे थे, तो कंप्यूटर पहचान ही नहीं पा रहा था कि एक्स क्या है, वो एक रेड लाइन दे दे रहा था। ठीक है, जब हम इसको डाल दे रहे तो कंप्यूटर पहचान रहा है, मतलब INT को वो पहले से जानता है। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते थे, पहले से दिया हुआ नाम। तो जो INT है वो क्या है, एक कीवर्ड है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, एक्स मैंने बताया है, मैंने बोला कंप्यूटर को कि यार एक्स लिखो, और उसकी वैल्यू क्या डाली, मैंने 2 डाली है। ठीक है ना? कल को मैं x इज इक्वल टू 2 अलग से ना लिखूं, मैं यहां पे भी चल जाता है, मैं x इज इक्वल टू 2 यहां पे भी लिख सकता था, INT इंटीजर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको अलग से लिखने की मुझे कोई जरूरत थी नहीं वैसे। ठीक है ना? मैं ऐसे भी कर सकता था, इंटीजर y इज इक्वल टू 3 एंड इंटीजर z इज इक्वल टू आपका x प्लस वाई। ठीक है, बस मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को क्लीन रखना चाह रहा था, सिंपल रखना चाह रहा था, इसलिए मैं उनको नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा था। ठीक है, तो हमने बोला कि INT को पहले से जानता था। क्या बोला हमने, x है मेरा किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक है, फिर ये जो x है ये क्या हो जाता है, आपका आइडेंटिफायर हो जाता है। ठीक है ना? आप ये खुद से नाम दे रहे हो, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स के बारे में बात कर रहे होते, ठीक है, तो मैं मान लेता कि मेरे पास मैथ्स सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को 2 नंबर मिले हैं, और मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसमें मेरे को 3 नंबर मिले हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, टोटल करना है। तो मेरा जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपके मैथ्स के मार्क्स प्लस आपके इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, ये आपका हो जाता है टोटल, है ना? तो मैथ्स लिखा, इंग्लिश लिखा, ये आपने लिखा। ठीक है, आप मैथ्स और इंग्लिश ना लिख के पहले क्या लिख रहे थे, एक्स और वाई लिख रहे थे, वो भी आप लिख रहे थे। कल को एक्स और वाई की जगह पे तुम यहाँ पे चेयर लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे टेबल लिख सकते हो। क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, z इज इक्वल टू सम ऑफ चेयर एंड टेबल, है ना? तो ये आप जो चाहें वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दिए हुए नाम है, ये क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। INT कंप्यूटर पहले से जानता है। ठीक है, सो आई होप आपको इन दोनों के बारे में समझ में आ चुका होगा। ठीक, ये चेयर टेबल को नहीं लिखते हैं प्रोग्राम में, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, है ना? और अगर आपको इसे एकदम सिंपल रखना है ना, तो सबसे पहले जो हमने किया था आप वैसे रख सकते हो कि यार ठीक है, एक्स वाई जेड ये 3 चीजें थी, हमने एक्स को बताया एक इंटीजर है वो भाई साहब, वाई एक इंटीजर है, जेड एक इंटीजर है। ठीक है, और डिफाइन कर दिया हमने और फिर लिख लिया। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और आगे चलते हैं, तो आपको कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स और स्पेशल सिंबल्स को भी बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? सो वही एग्जांपल लेते हैं यार, अपन 2 सब्जेक्ट ले लेंगे और 2 सब्जेक्ट के मार्क्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो मैं ले लेता हूं एक सब्जेक्ट मेरा मैथ्स। ठीक है, तो मैंने लिखा इंट मैथ्स, मतलब मैथ्स में मैं जो भी वैल्यू डालूंगा मुझे वो इंटीजर वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है ना? मैं लिख लेता हूं यहाँ पे इंग्लिश। ओके, सो मैं इंग्लिश में जो भी वैल्यू डालूंगा मुझे एक इंटीजर वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंटीजर है। ठीक है ना? चलो, इंटीजर जेड लिया, जेड की जगह हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने टोटल मार्क्स लिखा, छोटा सा मुझे एरर दिख रहा है, ये देखो रेड लाइन आ गया। तो जब भी आप किसी भी आइडेंटिफायर को लिखते हो, ठीक है ना, ये वेरिएबल्स भी कहलाते हैं बाय द वे। ठीक है, बट जब हम वेरिएबल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिलहाल हम आइडेंटिफायर समझ रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, ये मैथ्स एक आइडेंटिफायर है, हमारा दिया हुआ नाम, इंग्लिश एक आइडेंटिफायर है, हमारा दिया हुआ नाम, टोटल मार्क्स एक आइडेंटिफायर है, हमारा दिया हुआ नाम। ठीक है, जब भी हम हमारे दिए हुए नाम देते हैं ना, तो कभी भी वहां पे स्पेस नहीं आता है, स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट रहता है कि तुम ऐसे लिख दो, टोटल मार्क्स।
बट कभी कभी यार एकदम से ऐसे टोटल मार्क्स पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आपको टू मेक इट मोर रीडेबल आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, तो टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। इससे क्या होता है, वो लीगल भी हो जाता है ना, और रीडेबल भी हो जाता है, हम आसानी से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स हमने डिक्लेयर किया था, मैथ्स में हमारे कितने नंबर है, मान लो 20 नंबर है। ठीक है, इंग्लिश हमने डिक्लेयर कर रखा है, इंग्लिश में हमारे कितने नंबर है, तो लेट्स से हमारे 30 मार्क्स है। ठीक है, और हमने एक और क्या टोटल मार्क्स डिक्लेयर किया है। ठीक है, सो टोटल अंडरस्कोर मार्क्स जैसा ऊपर लिखा है वैसा सेम टू सेम नीचे आना चाहिए। और वो टोटल मार्क्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैथ्स और इंग्लिश का टोटल। ठीक है, सो आप मैथ्स करेंगे प्लस करके इंग्लिश कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका बन गया छोटा सा कोड। ठीक है ना। अब देखिए, ये बेसिक चीजें आपने लिख दी, हाँ जी लिख दी। मैथ्स के मार्क्स हो गए, इंग्लिश के मार्क्स हो गए, मैथ्स प्लस इंग्लिश हो गया। अब हम प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट हमें क्या कराना है, इस बार हमें मार्क्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है ना, सो द टोटल मार्क्स मार्क्स आर, ठीक है, ओके। तो प्रिंट एफ परसेंट डी ये हमें डालना पड़ता है जब भी हमें क्या कराना था, कोई नंबर प्रिंट कराना होता है, करेक्ट है ना। तो परसेंट डी हमने डाला कॉमा लगा के, जिसको प्रिंट कराना हम वो यहाँ पे डालते थे। तो अब हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं इस पूरे में से, हम टोटल मार्क्स की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स हमने ऐसे डिक्लेयर किया था, तो ये जो चीज़ है वो सेम टू सेम हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है ना, सो ये चीज़ बन गई आपकी। अब आप जो अपने कोड को रन करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं फाइनली आपको मिलेगा द टोटल मार्क्स आर 50। ठीक है, अब हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही कीवर्ड देखा है। ठीक है, आइडेंटिफायर्स तो हमने डिफरेंट देख लिए, है ना। आइडेंटिफायर तो हमारे दिए हुए नाम है, हम तो कोई भी नाम दे सकते हैं, हम एक्स वाई जेड दे सकते हैं, हम मैथ्स इंग्लिश दे सकते हैं, टोटल मार्क्स दे सकते हैं। बट और कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो कीवर्ड्स में आप देखोगे और एक कीवर्ड होता है, उसका एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो मैथ्स में मेरे को 30 मार्क्स 20 मार्क्स आए थे, बट इंग्लिश में मेरे को 30.5 आए थे। ठीक है ना। तो मैं अगर मैथ्स और इंग्लिश का टोटल करूँ, तो टेक्निकली 20 और 30 कितने होते हैं, 50, और 0.5 वाले तो आंसर क्या आना चाहिए, 50.5। बट मैं अगर इसको रन करूंगा ना, तो देखो 50.5 आपको नहीं मिलेगा, आपको अभी भी फिर से क्या आंसर मिल रहा है, द टोटल मार्क्स आर इक्वल टू 50 ओनली। ठीक है ना, देखो टोटल मार्क्स कितना मिल रहा है तुम्हें, 50 मिल रहा है अभी भी। क्यों मिल रहा है ऐसा, क्योंकि तुमने पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखा था सिस्टम को कि यार आईएनटी मतलब मैथ्स भी इंटीजर है, इंग्लिश भी इंटीजर है, टोटल मार्क्स भी इंटीजर है। तो यहाँ पे तुमने इंग्लिश में इंटीजर की जगह पे डेसिमल डाल दिया, उस वजह से टोटल मार्क्स भी क्या गया डेसिमल। बट तुमने इंग्लिश को पहले से बोल रखा था कि भाई साहब ये तो इंटीजर है, तो कंप्यूटर आपको समझ नहीं पाया, उसने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू को लिया, और उसके आगे की जो डेसिमल वैल्यू है उसको उसने स्किप कर दिया। ठीक है, तो जैसे आईएनटी कीवर्ड होता है इंटीजर बताने के लिए, वैसे ही फ्लोट कीवर्ड होता है डेसिमल बताने के लिए। ठीक है ना, तो आपका क्या काम है कि आप अगर श्योर नहीं है कि आप आगे इंटीजर्स यूज करने वाले हैं या डेसिमल्स यूज करने वाले हैं, तो आप हमेशा फ्लोट का यूज करा करिए। क्योंकि फ्लोट जब आप यूज करते हैं तो फ्लोट में आप इंटीजर को भी डाल सकते हैं और डेसिमल को भी डाल सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया तरीका रहता है, अगर आप इंटीजर डालना चाहते हैं 20 एज एन इंटीजर, 20.0 भी लिखा जा सकता है, इट इज 20 ओनली, है ना। तो फ्लोट यूज कर रहे हैं तो फिर 0.0 करके लगा दो, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, बढ़िया। इंग्लिश 30.5 था, लिख दिया हमने, है ना। बस एक चीज है, जब आप फ्लोट यूज करते हैं ना, तो आप प्रिंट करवाते टाइम आपको क्या प्रिंट कराना है, वेल टोटल मार्क्स प्रिंट कराना है। ठीक है भाई, सब कर देंगे। बट फ्लोट यूज किया तो परसेंट डी नहीं, परसेंट एफ डालना पड़ेगा, इतना ही। ठीक है, प्रोटोकॉल है उसका। अब हम क्लिक करेंगे तो टोटल मार्क्स देखो 20 30 50 होता है, तो 50.5 ये आ गया आपका टोटल मार्क्स। ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने अभी तक दो अलग अलग कीवर्ड्स देखे। एक कीवर्ड जो क्या करता है, आपके इंटीजर्स को डिक्लेयर करने में हेल्प करता है, दूसरा आपके फ्लोट वाले नंबर्स। ठीक है ना। आइडेंटिफायर तो हम समझ चुके हैं कि जो भी हम इसके बाजू में लिखेंगे वो सब आइडेंटिफायर्स है। ठीक है ना, अपने मन से आप एक्स वाई जेड कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट और स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा अलग से सिखाऊंगा मैं, ऑपरेटर्स और स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो इसी कोड में थोड़ा सा और आगे बढ़ के बता देता हूं आपको। ठीक है, तो हमने टोटल मार्क्स लिख लिए थे, टोटल मार्क्स कैसे होते हैं, एडिशन से। हम इसमें दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं कि मैं प्रोडक्ट भी निकालू, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो एक काम करते हैं मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं सीधा, मल्टीप्लिकेशन।
ओके। सो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा भाई इन दोनों का? सो मल्टीप्लिकेशन में मुझे क्या करना है, आपका जो मैथ्स है उसको मल्टीप्लाई करना है आपके इंग्लिश से। ठीक है, तो ये मैंने मैथ्स को इंग्लिश से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। नाउ द प्रॉब्लम इज कि वो मल्टीप्लिकेशन के नीचे क्या लिखा है, रेड लाइन। देखिए, टोटल मार्क्स आपने पहले से डिफाइन कर रखा था फ्लोट लिख के, है ना, कि टोटल मार्क्स क्या है, एक फ्लोटिंग फ्लोटिंग वैल्यू है, मतलब डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, इंग्लिश क्या है, एक डेसिमल वैल्यू है, पहले से डिफाइन किया था। मल्टीप्लिकेशन क्या है, वो क्या वैल्यू आएगी, वो इंटीजर है, वो फ्लोटिंग वैल्यू आपने पहले से डिफाइन नहीं किया ना। तो थोड़ा सा प्लीज कर दीजिए, है ना। तो हमें पता नहीं है वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इंटीजर आएगा या फिर डेसिमल आएगा, तो सेफ्टी के लिए हमेशा हम फ्लोट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्लोट जो हम नीचे लिख रहे हैं उसी को ऊपर लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि जो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज है, ठीक है ना, वो एक फ्लोट है, मतलब एक डेसिमल वैल्यू है कि डिफाइन कर दिया, तो लाइन लाइन यहां से हट गई। ठीक है, वैसे ही मैं मल्टीप्लिकेशन के साथ में चाहता हूं कि मैं इनका डिवीजन भी करा दूं। ठीक है, सो डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए, मैथ्स डिवाइडेड बाय इंग्लिश। ओके, चलो। अगेन देखो रेड लाइन आ रहा है क्योंकि ये डिवीजन डिक्लेयर्ड नहीं है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या चीज़ है। हम बोल देते हैं यार, यार चिंता क्यों करते हो, ये भी एक डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, नहीं भी रही अगर इंटीजर वैल्यू है तो भी फ्लोट तो इंटीजर डेसिमल दोनों का अकोमोडेट कर लेता है, तो फ्लोट से डिक्लेयर कर दिया। अब ये सब डिक्लेयर्ड है। ठीक है ना। तो मैंने मैथ्स और इंग्लिश लिया, इसके साथ मैं इन दोनों की मैथ्स और इंग्लिश की हेल्प से टोटल मार्क्स निकाल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन निकाल रहा हूँ, डिवीजन निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब प्रिंट की बात कर लेते हैं, मुझे क्या क्या प्रिंट करवाना है। तो मुझे टोटल मार्क्स प्रिंट करवाना था, तो उसका तो मैंने लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि मैं मल्टीप्लिकेशन में प्रिंट करा लूं। ठीक है ना। सो लिख देते हैं, चलिए। सो पहले हम ये लिख देंगे, प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन का स्टैंडर्ड लाइन जो मैं चाहता हूं, जैसे टोटल के लिए मैंने ये स्टैंडर्ड लाइन यूज किया था, टोटल मार्क्स आर, वैसे मल्टीप्लिकेशन के मैं लिख देता हूं कि द मल्टीप्लिकेशन एस, द मल्टीप्लिकेशन एस। ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली मुझे क्या करवाना है, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू पुट करवाना है। ठीक है, तो हम प्रिंटफ लिखेंगे यहाँ पे, करेक्ट है ना। और क्या डालेंगे, क्योंकि ये एक फ्लोटिंग वैल्यू, हमने उसको फ्लोट डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, परसेंट एफ। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा कॉमा खत्म होता है उसके बाद में कॉमा लगा के जो भी चीज़ प्रिंट करवानी है, तो मुझे इस बार क्या प्रिंट करवानी है, ये मल्टीप्लिकेशन की चीज़ प्रिंट करवानी है। तो कॉपी किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, सॉरी, है ना। फिर चलो, मैं डिवीजन भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। ओके, सो प्रिंट एफ मारा हमने। ठीक है, द डिवीजन इज, ओके, सो अगेन परसेंट टी, सॉरी परसेंट एफ बिकॉज फ्लोटिंग वैल्यू है, कॉमा क्या चाहता हूँ मैं, डिवीजन। सो प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल कैपिटल का आप ध्यान रखिएगा। द रीजन इज कि आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं वो या तो ये वाली वैल्यू होगी, या तो ये वाली वैल्यू होगी, या तो ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आपने टोटल मार्क्स में टी कैपिटल है, एम स्मॉल है, तो यहाँ भी जो प्रिंट करा रहे हैं उसमें इधर होना चाहिए, टी कैपिटल एम स्मॉल। फिर मल्टीप्लिकेशन ऐसा लिखा हो जिसमें एम कैपिटल बाकी सब स्मॉल है, तो प्रिंट एफ के टाइम पे भी ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, सी, इसको सॉर्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो अच्छा, हाँ, ये एक रह गया यहाँ पे। ओके, ठीक है, चलो। तो ये हो गया। हाँ, अच्छा, प्रिंट एफ के अंदर जो हम लिखते हैं ना, ये ऊपर की तरफ है ना, द डिवीजन इज द मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे तो मैं प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखी वो एज इट इज प्रिंट होती है ना। तो ये जो आता है ये डबल कोट के बाहर लिखा रहता है ना, ये बताता है कि परसेंट एफ के बाद क्या प्रिंट करना चाहते हैं हम, पहले लाइन में टोटल मार्क्स, दूसरे लाइन में परसेंट एफ के बाद हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये वैसा है। अब मैं अगर इस कोड को रन करूंगा तो मुझे अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, मुझे एडिशन मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, मुझे डिवीजन भी मिल जाएगा। ठीक है, बस एक छोटी सी कमी है कि अगर मैं अभी अगर इसको रन कर दूं ना, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा ना वो पूरा का पूरा आप देख सकते हो एक ही लाइन में मिल जाएगा, द टोटल मार्क्स आर दिस, द टोटल मार्क्स इज दिस, डिवीजन इज दिस। ठीक है, वो डिवीजन के बाद उसने लाइन चेंज कर दी क्योंकि यहाँ जगह आपको कम दिख रही है, वरना इसको बड़ा करो तो फिर देखो ये सब कुछ उसने एक ही लाइन में लिख रखा है। ठीक है ना। तो जो लोग थोड़े से पहले से मेरे साथ हैं उनको पता है कि सर
अपन यूज करते थे ना, क्या यूज करते थे, नेक्स्ट लाइन, है ना, बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस। तो मैं चाहता हूं कि मल्टीप्लिकेशन वाला लाइन अलग से शुरू हो, तो बैक स्लैश एन यहाँ डाल दीजिए। मैं चाहता हूँ डिवीजन वाला लाइन अलग से शुरू हो, तो बैक स्लैश एन यहाँ डाल दीजिए। और सर आप इस कोड को रन कर दीजिए, अब एक के नीचे एक तीनों आ जाएगा। ठीक है, द टोटल मार्क्स आ गया, द मल्टीप्लिकेशन इज आ गया, द डिवीजन इज आ गया। ठीक है, तो यहां जो हमने तीनों चीज कराई है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये यही है। आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, ठीक है, सो अलग अलग आपके पास में ऑपरेटर्स होते हैं काम करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास टोकन्स में? प्लस होता है, आपका माइनस होता है, आपका डिवीजन होता है ना, आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, आपका परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज एज अ रिमाइंडर यूज होता है, बट ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स। सो अब हमने इस पर्टिकुलर कोड के थ्रू क्या क्या देखा, ये जो हमने बड़ा सा कोड लिख रखा है ना, उस कोड में हमने सीखा कि कुछ चीजें कंप्यूटर को पहले से आती है ना, जैसे कि फ्लोट, वो जानता है पहले से फ्लोट वाली चीज को कि ये क्या है, डेसिमल वैल्यूज। मैथ्स, इंग्लिश, टोटल मार्क्स, ये सब हम अलग अलग नाम दे रहे हैं खुद से, है ना, हमारे दिए हुए नाम, आइडेंटिफायर्स। फिर इसमें हम थोड़ा आगे चले, कॉन्स्टेंट्स और स्ट्रिंग्स थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ऑपरेटर्स हमने डिफरेंट ऑपरेशंस देखा, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन। ठीक है, ये दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स। ओके, है ना, सो ये भी टोकन का ही पार्ट है आपके। फिर उसके बाद स्पेशल सिंबल्स। इस पूरे इसमें आप जहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स देख रहे हैं, वो सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स है। जैसे सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ, इसको देखो। ठीक है, ये सारे हाईलाइट हो चुके हैं आपके, तो सेमी कॉलन से आपका हमेशा एंड करना होता है, सो दैट इज वन स्पेशल सिंबल, दिस इज ऑल्सो अ टोकन। ठीक है, फिर जब भी आप अपना कोड लिखना शुरू करते हैं, तो इस तरीके से पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट से आप शुरुआत करते हैं, सॉरी, करली ब्रैकेट से शुरू करते हैं, करली ब्रैकेट पे खत्म करते हैं, दैट इज अनदर स्पेशल सिंबल। आप ये वाले ब्रैकेट्स की बात करें, ये भी स्पेशल सिंबल है। आप इन ब्रैकेट्स की बात करें, एंगुलर ब्रैकेट्स, ये भी आपके स्पेशल सिंबल्स हैं। ठीक है, तो जो हमने कैरेक्टर्स में पढ़ा था ना स्पेशल सिंबल्स, वो सब यहाँ पर है। ठीक है, तो स्पेशल सिंबल्स में आप सिंपली लिख सकते हैं कि आपकी ये वाला ब्रैकेट हो गया, फिर आपका करली ब्रैकेट हो गया, फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। अरेस वगैरह एक चीज होती है ना, ARRAY, अरे, तो ये हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको, और स्ट्रिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किस तरीके से होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा तुम्हारे एंगुलर ब्रैकेट्स हो गए, तुम्हारा ये सेमी कॉलन हो गया जो हर लाइन के बाद कोड एंड होने के लिए लगता है। ठीक है, सो ये सारे तुम्हारे स्पेशल सिंबल्स हैं। तो एक सिंपल कोड के थ्रू हमने कीवर्ड्स देखे, आइडेंटिफायर्स देख लिए, ऑपरेटर्स देख लिए, सिंबल्स देख लिए। अब इसके बाद जब तुम इसकी अंग्रेजी देखना शुरू करोगे, तो यू विल रियलाइज कि चीजें कितनी आसान है, कितनी सिंपल है ना। चलो देखें, आओ टोकन्स की बात करते हैं। ठीक है, सो क्या था, देख तो चुके हो तुम टाइप्स ऑफ टोकन्स। अंग्रेजी देख लो, किसी प्रोग्रामिंग में टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम। कैरेक्टर से जुड़ जुड़ के टोकन बनता है ना। जैसे आपने देखा था कि ABCD, ये सब जेड तक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैरेक्टर्स को जोड़ के मैंने क्या, एक टाइप का टोकन बनाया। ठीक है, ये कौन सा टोकन है जिसको कंप्यूटर पहले से जानता है, इसे हम कीवर्ड बुलाते हैं। वैसे ही मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स को जोड़ के एक दूसरा टोकन बनाया, ये मेरा दिया हुआ नाम है। ठीक है, इस टाइप के टोकन को हम क्या बुलाते हैं, आइडेंटिफायर बुलाते हैं। ठीक है, फिर स्पेशल सिंबल्स को जोड़ के मैंने क्या करा कि यहाँ पे अलग अलग बनाए स्पेशल सिंबल्स, है ना। कुछ स्पेशल सिंबल्स क्या कर रहे हैं, मुझे ब्रैकेट की तरह होते हैं, जो कर्व ब्रैकेट के बीच में मुझे चीज़ों को लिखने में हेल्प कर रहे हैं। कुछ स्पेशल सिंबल्स मुझे कोड को एंड करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल सिंबल्स। तो सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग तरीके से जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, है ना। सो अ सी प्रोग्राम इज व्हाट इट इज, एसेंशियली अ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स, है ना। तो डिफरेंट टाइप के जो टोकन्स हैं उनको जोड़ जोड़ के हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सिंगल कैरेक्टर होता है, अलग अलग कैरेक्टर्स को जोड़ के हम क्या बनाते हैं, टोकन बनाते हैं, और अलग अलग टोकन्स को सीक्वेंस में जोड़ के, ठीक है, ये वाला टोकन, ये वाला टोकन, ये वाला टोकन, इन सब टोकन्स को सीक्वेंस में जोड़ के हम बेसिकली एक बड़ा सा क्या लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, चलो बढ़िया, यही चीज तुम्हें अंग्रेजी में लिखनी है वहां पे, खत्म काम। राइट, ओके। नाउ अब देखो तुम्हारे पास एग्जाम में कौन सा बड़ा सवाल आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने जनरली देखा है कि 4 या 5 नंबर का जब सवाल आता है तुम्हारे पास में, तो बड़ा सवाल यही होता है कि एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टोकन्स इन सी लैंग्वेज, है ना। शुरू वो ऐसे ही होता है, व्हाट आर सी टोकन्स एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टोकन्स इन सी लैंग्वेज। इस सवाल का अगर तुम्हें आंसर लिखना है ना, ठीक है, तो उसमें तुम्हें सबसे पहले क्या कर देना है कि ये बेसिक तो मैंने जो सिखाया वो लिख देना है कि भाई कैरेक्टर्स को जोड़ के टोकन्स बनते हैं, डिफरेंट टोकन्स को जोड़ के, सीक्वेंस ऑफ टोकन्स को जोड़ के क्या बनता है, एक मीनिंगफुल सी प्रोग्राम बनता है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल दे दो जो हमने यहाँ भी दिया है कि जैसे
छोटे छोटे अल्फाबेट्स होते हैं ना, ABCD, उनको जोड़ के, लेटर्स को जोड़ के हम वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही कैरेक्टर्स को जोड़ के हम टोकन बनाते हैं। सिंपल इंग्लिश हो गई यहाँ पे। टाइप्स ऑफ टोकन्स जब आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले लिख दोगे कि भाई मेरे पास अलग अलग टाइप के बहुत सारे टोकन्स हैं, ठीक है ना, ये वो 6 टाइप के टोकन्स हैं। ओके, बहुत बढ़िया। 6 टाइप के टोकन्स में पहला तुम कीवर्ड, उसका जो मैंने बताया इंट और फ्लोट, मैंने दो तुम्हें टोकन बताए थे, ठीक है, दो कीवर्ड्स बताए थे तुम्हें, एक इंट दूसरा फ्लोट। इंट और फ्लोट के अलावा भी काफी होते हैं, इफ होता है, एल्स होता है, वाइल होता है, ठीक है, तो इनके थोड़े से एग्जाम्पल लिख लो, सारे लिखने की जरूरत नहीं, 4-5 लिख दो काफी है। ओके, फिर आइडेंटिफायर्स, इसका एक छोटा सा लाइन लिख देना जो यहाँ पे लिखा हुआ है। रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें लिख के आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ये बहुत सिंपल होता है, इसको अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ ना, आइडेंटिफायर क्या होता है, हमारे दिए हुए नाम। तो हमारे दिए हुए नाम मतलब ये जो मैंने मैथ्स लिखा है, इंग्लिश लिखा है, इनको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। आप रैंडमली कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसे तो लिख सकते हो बट कुछ रूल्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैथ्स लिखने की जगह पे M1 लिखना चाहूँ तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो ब्लू हो चुका, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। मैं M1 M2 लिखना चाहूँ चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1M लिखना चाहूँ, वो लाल हो गया। मतलब जब भी मैं मेरा दिया हुआ नाम दूं, तो वो मेरा दिया हुआ नाम हमेशा क्या होना चाहिए, इट मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर, ठीक है, या तो कैपिटल से स्टार्ट हो या स्मॉल से स्टार्ट हो, या फिर वो अंडर स्कोर से स्टार्ट हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। मैं 1M की जगह पे उसको अंडरस्कोर 1M लिखूं तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। बट वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। वो या तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो या स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो, ठीक है। ऑब्वियसली 0 से 9 के बीच में हम कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इट इज केस सेंसिटिव, ये सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आप जब MATHS मैथ्स लिख रहे हो ऊपर, ठीक है, और नीचे आप लिखते हो MATHS, तो ये दोनों अलग अलग है ना। अब इसका यूज तुम्हें कहां पे समझ में आएगा, देखो, ऊपर लिखा तुमने फ्लोट मैथ्स, M कैपिटल है, और नीचे जब तुम मैथ्स की वैल्यू देने गए तो तुमने उसमें कर दिया M स्मॉल, ठीक है। तो ये देखो लाल लाइन आ गई, तो बोलेगा सर ऊपर वाला मैथ अलग है, नीचे वाला मैथ अलग है, ये कौन है, मैं नहीं जानता सर, आपने कुछ और डिक्लेयर किया था, यहाँ पे आपने जो डिक्लेयर किया था वो ये चीज़ थी सर, ठीक है। तो प्लीज जो डिक्लेयर किया है उसी की वैल्यू दें। केस सेंसिटिव यही होता है, वो कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस मानता है, ठीक है ना। तो ये केस सेंसिटिव का मीनिंग है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम हमारे दिए हुए नाम में कभी भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, है ना। तो कीवर्ड्स कितने, मैंने बताया था ना, सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। उन 32 कीवर्ड्स को मैं कभी भी यहां पर एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल देखो, ELSE, ये क्या है, एक कीवर्ड है ना। 32 कीवर्ड्स में से एल्स एक कीवर्ड है। तो मैं अगर मैथ्स की जगह पे यहाँ पे एल्स लिखना चाहूँ तो वो नहीं लेगा, ठीक है। क्यों नहीं लेगा वो? क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं उनको एज एन आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते, हमारे दिए हुए नाम में कीवर्ड नहीं डाल सकते। हाँ, अगर मेरे को लिखना ही है तो मैं कैपिटल ई डाल दूंगा, क्योंकि उसके हिसाब से कैपिटल ई वाला एल्स अलग है, स्मॉल वाला अलग है। स्मॉल वाले को आइडेंटिफायर मानता है, कैपिटल ई वाले को नहीं मानता, ठीक है ना। बाकी कोई रूल नहीं है यार, तुम इसको चेयर बुलाना चाहो, तुम इसको टेबल बुलाना चाहो, जैसे मैंने कहा था, तुम जो चाहो उसको बुला सकते हो, ठीक है ना। वो मानेगा तुम्हारी बात, ठीक है। बट तुमने अगर 1 से स्टार्ट कर दिया, तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तुम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम डिजिट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर कीवर्ड्स में से किसी को यूज करना चाहो, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना, जो आपको याद रखने पड़ते हैं वाइल गिविंग नेम्स। तो यार नेम्स का तो फंडा सिंपल है, मैं हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट करता हूँ और बाकी फिर स्मॉल लेटर्स में लिख लेता हूँ। तो कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन मुझे मेक श्योर करता है कि मैं कभी भी किसी कीवर्ड को ना लिखूं, क्योंकि जो भी कीवर्ड्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में हैं। तो मैंने अगर कभी भी जो मैंने नाम देना है वो अगर कैपिटल लेटर से शुरू किया और आगे स्मॉल लेटर लिखा, तो मैं कभी भी रूल में नहीं फंसूंगा, ठीक है ना। और फिर जैसे कहीं कहीं अंडरस्कोर यूज कर सकते हो जब आपको जैसे इस टाइप से चीजें लिखनी है कि दो अलग अलग शब्द लिखने हैं, बट आप बीच में क्या स्पेस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रूल है कि बीच में स्पेस नहीं छूटना चाहिए। तो जहां आपको लग रहा है कि आप स्पेस लगाना चाहते हो वहां अंडरस्कोर लगा दो, बढ़िया, ठीक है। ये आइडेंटिफायर के नेम्स होते हैं ना, बेसिक चीज है। जब आप 5 नंबर का क्वेश्चन लिखोगे तो कीवर्ड के बारे में छोटा सा ये जो लिखा है वो अंग्रेजी हो गया, आइडेंटिफायर की अंग्रेजी हो गई, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स और स्ट्रिंग्स मैंने जैसे कहा, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हें एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाता हूँ, उससे कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग्स पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर ये अंग्रेजी तुम्हें टफ नहीं लगेगी, बहुत सिंपल लगेगी, ठीक है। ऑपरेटर्स,
बहुत इजी चीज़ है, जो अपन ने देखा अभी वही लिखना है, मल्टीप्लिकेशन डिविजन एडिशन, यही आपके ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, एक तो जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिविजन मैंने बताया, इसके बाद है ना ये जो दूसरा सेट ऑफ ऑपरेटर है ना, ये भी तुमने पढ़ रखा है। तुम लोग बेसिक M1 तो पढ़ ही रहे हो है ना, तो जैसे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये भी एक ऑपरेटर है, बट ये रिलेशनल ऑपरेटर है ना। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये 5 और 2 के बीच में एक रिलेशन बताता है। रिलेशन क्या है कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है। ठीक है। वैसे 2 इज लेस देन 7, तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा है, तो दो नंबर के बीच में रिलेशन बताता है, तो इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स बुलाते हैं। तो लेस देन साइन हो गया, ग्रेटर देन साइन हो गया, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आसानी से लिख सकते हो इसको। दूसरा, स्पेशल सिंबल्स, जब आप इसके बारे में लिखेंगे तो आप क्या करो, वही यार पूरे कोड को उठा के देख लो, है ना। तो उसमें हमने करली ब्रैकेट यूज किए हैं, आप उसके बारे में लिख दीजिए कि करली ब्रैकेट क्या करते हैं। हमारा जो भी कोड होता है वो करली ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है। तो कोड को लिखने का स्कोप क्या है, करली ब्रैकेट्स के बीच का स्कोप है। तो इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ द कोड ब्लॉक्स। ओके, करली ब्रैकेट के अंदर कोड लिखा जाता है। तुम अगर स्कोप ना लिखना चाहो अंग्रेजी में, ये भी लिख सकते हो कि यार कोड इज रिटन ओनली इनसाइड द करली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इट डिफाइंस। ठीक है। फिर ये स्पेशल वाले ब्रैकेट्स देखो, इनको हम क्या बुलाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स बुलाते हैं। ठीक है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो जनरली अरे इंडेक्सिंग के काम आते हैं। अरे फिलहाल तुम्हें पता नहीं, एक टाइप की चीज होती है, आगे जाके डिफाइन होगा, फिलहाल के लिए इतना डायरेक्टली लिख सकते हो। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेरेंथेसिस होते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट्स। ठीक है। नॉर्मल ब्रैकेट्स मल्टीपल जगह यूज होते हैं तुम्हारे, जैसे अगर तुम सिर्फ अपने प्रोग्राम की बात करोगे, ठीक है ना, सिर्फ अपने कोड की बात करोगे, तो जब भी आप प्रिंटफ लिखते हैं तो आपको बाकी की चीजें जो है वो उस करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी पड़ती है। ठीक है। वैसे ही अगर आप मान लीजिए कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे मैथमेटिक्स में अगर आप 2 इंटू 3 प्लस 4 लिख रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले मल्टीप्लाई करना कि प्लस करना। तो वहीं अगर आप ब्रैकेट डाल दोगे तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि यार पहले मैंने 2 इंटू 3 कर लेना चाहिए, फिर मेरे को 4 ऐड करना चाहिए। अगर मैंने ब्रैकेट यहाँ पे डाला तो मुझे क्या करना चाहिए, अभी मुझे पहले इन दोनों को ऐड कर लेना चाहिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है उसके लिए ब्रैकेट्स हेल्प करते थे मैथमेटिक्स में, वैसे वो यहाँ भी हेल्प करते हैं। जैसे आप अगर अपने कोड की बात करें तो आप मान लो सिर्फ मैथ्स इनटू इंग्लिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने क्या कर देना है, मैथ्स इनटू इंग्लिश में यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, और फिर मैं चाहता हूँ कि अब इसमें जो आपका मैथ्स है, ठीक है, उसके मार्क्स ऐड भी हो जाए। ठीक है। तो अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो मुझे भी पता है और सिस्टम को भी थोड़ा इजीली पता चल जा रहा है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर एडिशन करना है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए, वैसे ब्रैकेट्स अगर हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है ना। तो सिंपल है कि यार पहले ये दोनों चीजें ऐड होंगी, फिर वो मैथ्स के मार्क्स से मल्टीप्लाई होगा। ओके। तो ब्रैकेट्स ये वाले काम में भी आते हैं, राइट है ना। और दूसरा, किसी भी चीज को डिफाइन करना है कि यार ये डबल कोट्स के बाहर जैसे फंक्शन है, तो प्रिंट एफ क्या होता है, हमने शुरू में पढ़ा था, प्रिंट एफ इज अ फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर जो भी चीजें लिखनी है उसको आपको इन ब्रैकेट्स में लिखनी पड़ती है। ठीक है। तो ये आपके पैरेंथेसिस, इट इज ग्रुपिंग एक्सप्रेशंस। ठीक है। एंड आगे बढ़ोगे, यूज्ड टू टर्मिनेट स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये तुम्हारा सेमी कॉलन है, इसको तो तुम शुरू से देख रहे हो। ठीक है। हर लाइन के आखिर में ये लगता है। ठीक है। सो ये स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है कि भाई इसके बाद अब कुछ नहीं, अब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अब आप नेक्स्ट लाइन पे जाइए। ठीक है। टर्मिनेट द स्टेटमेंट्स। फिर आ गया लास्ट में तुम्हारा क्या, कॉमा। ठीक है। सो कॉमा, कॉमा क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कॉमा। कॉमा इज अ सेपरेटर इन वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है ना। अंग्रेजी लिखिए, सिंपल भाषा में समझाता हूं कि भाई दो चीजों को सेपरेट करने का काम होता है कॉमा का। ठीक है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ एक फंक्शन में देखूं, तो मैंने पहले परसेंट एफ लिख दिया, डबल कोट्स मेरे खत्म हो चुके हैं। अब मुझे उसको आगे का इंस्ट्रक्शन देखना देना है, तो मैं बिना कॉमा के दूंगा तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे वो रेड लाइन दे देगा। ठीक है। बट अगर मैं इसी इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, कॉमा के साथ देता हूं, तो अब वो दो फंक्शंस को सेपरेट कर पा रहा है। ठीक है ना। ओके, सॉरी, दो चीजों को, आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट कर पा रहा है कॉमा वहां पे। ठीक। सो दिस इज हाउ कॉमा वर्क्स। एक और जगह पे आपका जो कॉमा है वो काफी यूज में आता है, जैसे आप अगर इतनी बार फ्लोट 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 नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते थे, एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते थे, है ना। मैथ्स लिखा, कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर मार्क्स लिख दिया। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि आपको इतनी बार इसे नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है। मैं और आगे तक लेके नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिर
स्पेस नहीं है ना ज़्यादा, तो इतना ही सेक्शन तुम देख पा रहे हो। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को भी तुम एक ही लाइन में लिख सकते हो, तो कॉमा लगा लगा के मैं जितने वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, आप या इन्हें आइडेंटिफायर्स बोल सकते हैं, मैं जितने आइडेंटिफायर्स लिखना चाहता हूँ, मेरे दिए हुए जितने भी नाम लिखना चाहता हूँ, मैं कॉमा लगा लगा के सारे नाम लिख सकता हूँ एक ही लाइन में। तो कॉमा का ये भी काम होता है, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करना। तो अभी क्या कर रहा है कॉमा, इस लाइन में वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहा है कि मैथ्स अलग वेरिएबल है, या आप आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, इंग्लिश अलग आइडेंटिफायर है, तो इन आइडेंटिफायर्स को सेपरेट कर रहा है कॉमा, तो वो हेल्प होता है। कॉमा हटा दोगे तो फिर कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, बोलेगा कि अरे तुमने जो चीज डिक्लेयर करी है, ठीक है, वो लाल लाल लेने लगा, क्या लिख दिया यहाँ पे, स्पेस आ गया है, ऐसे थोड़ी ना होता है, उसको बताना पड़ता है कि भाई कॉमा लगा हुआ है, टेंशन मत लो, ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उसका यूज होता है। सो नाउ आई थिंक कि आपको टोकन्स को लेके किसी भी टाइप की परेशानी नहीं आएगी। जितने भी टोकन्स की वैरायटीज थी, है ना, वो हमने सारी कवर कर दी है, सिवाय कॉन्स्टेंट्स के और स्ट्रिंग्स के, ठीक है ना। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने जो बताया वो 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से बताया कि यार टाइप्स ऑफ टोकन्स में 5 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको सारे टोकन्स लिख के दिखाने पड़ेंगे। बट कभी कभी एग्जाम में ऐसा सवाल भी आ सकता है कि आप बताइए कीवर्ड्स क्या होते हैं सी में, ठीक है, और एग्जाम्पल लिखिए कीवर्ड्स का, प्लस आप ये भी बताइए कि कीवर्ड्स का यूजेज क्या होता है, ठीक है ना। सो व्हाट आर कीवर्ड्स, एक्सप्लेन टाइप्स, व्हाट आर कीवर्ड्स, गिव एग्जांपल्स, एंड व्हाट इज द यूजेज ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। तो देखो यार, इसके डीप उसमें नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें सिंपली बता देता हूँ कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। देखो भाई, तुम्हें इसको प्रोग्राम को देख चुके हो ना, तो हमने सबसे पहले कीवर्ड का क्या यूज किया। अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूं, इसमें कीवर्ड क्या है, फ्लोट एक कीवर्ड है। अगर मैं इस फ्लोट को हटा दूं, तो कंप्यूटर को पता ही नहीं मैथ्स क्या होता है, ठीक है ना। वो बावला फिरता रहेगा, बोलेगा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, रेड लाइन दे दिया, बोले मैथ्स क्या है, आपने डिफाइन ही नहीं किया। तो आप प्लीज डिक्लेयर करिए, है ना। मैथ्स एक आइडेंटिफायर है, ठीक है, हमारा दिया हुआ नाम है, वेरिएबल भी उसको बोलते हैं, ठीक है, हमारे दिए हुए नाम आइडेंटिफायर्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स ही हैं, ठीक है। तो मैं उसको बता दूं कि भाई ये फ्लोट मतलब ये एक डेसिमल वैल्यू लेने वाला है, ठीक है। अब कंप्यूटर मान गया कुछ लाइन नहीं दे रहा है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। सो आप एज एन इंटीजर डिक्लेयर कर सकते हैं किसी को, एज अ परसेंटेज डिक्लेयर कर सकते हैं, यही कीवर्ड्स का काम ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में भी काम आता है, लूप्स में भी काम आता है, ठीक है। और किसी को अगर परेशानी आ रही होगी थोड़ा सा इसको देखने में कि सर ये डैश डैश लाइन लगा के ये क्या लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये डैश डैश लाइन लगा के हमने बहुत जगह नोट्स में देखा है, हमको समझ में नहीं आता कि ये स्लैश स्लैश लिख के क्या लिखा हुआ है। तो चलो ये स्लैश स्लैश लिख के क्या लिखा हुआ है वो थोड़ा सा तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो जब हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं ना, अभी काम करते हैं इसको थोड़ा सा प्रोग्राम को छोटा करते हैं, बिकॉज हमारे पास जगह है नहीं उतनी, ठीक है ना। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी डिलीट करते हैं ज़रा, ओके। तो ये चीज़ें हटाओ, छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं अपना, एक्स्ट्रा चीज़ है जो उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। um, यार चलो एक आधा का रहने दो। हाँ यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई मेरे को, यहीं से डायरेक्टली समझा देता हूँ ना तुमको, ओके। तो ये जो डैश डैश हम लगाते हैं ना, डबल स्लैश का काम क्या होता है। डबल स्लैश आप पूरे प्रोग्राम में किसी भी चीज को चाहते हो कि कंप्यूटर रीड नहीं करे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, डबल स्लैश लगाते हो, ठीक है। जैसे मैंने चाहा कि मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को आउटपुट में नहीं दिखाना चाहता, बट मैंने अपने प्रोग्राम में बना रखा है वो चीज, मुझे आगे कहीं जरूरत पड़ेगी, मैं बिना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अपना प्रोग्राम देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा, और क्वेश्चन मार्क है ना उसको दबा दूंगा, ठीक है ना। सो कीबोर्ड में देखना बैक स्लैश होगा, क्वेश्चन मार्क के नीचे बैक स्लैश होता है तुम्हारा, ऐसा उल्टा, सॉरी, नॉर्मल स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश बना के दिखा देता हूं मैं। ये फॉरवर्ड स्लैश है, तो तुम्हें कंट्रोल दबा के फॉरवर्ड स्लैश दबाना है। तो जैसे तुम कंट्रोल दबा के फॉरवर्ड स्लैश दबाते हो ना, तो ये जो पूरी की पूरी लाइन है वो कंप्यूटर के लिए क्या हो जाती है, नॉन रीडेबल हो जाती है। तो आप एज अ कमेंट कुछ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पूरी की पूरी लाइन नहीं करना है, ठीक है, पूरी की पूरी लाइन अगर आपको नहीं करना है ना, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे कुछ कमेंट लिखना है तो आप 2 बार स्लैश दबाइए, ठीक है। इसके आगे आप जो भी लिखेंगे कंप्यूटर उसको रीड नहीं करेगा, है ना। तो मैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहा हूँ कि मैं मैथ्स के मार्क्स यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। ये कब इजी रहता है आपके लिए, जब आप मैथ्स इंग्लिश की जगह पे आप एक्स वाई जेड यूज कर रहे हैं मान लो, ठीक है ना, वहां पे काफी बेनिफिशियल होता है ये चीज। तो बहुत लोगों का डाउट होता है कि यार हम नोट्स वगैरह देखते हैं इधर उधर के, उसमें ऐसे स्लैश करके लिखी होती है चीज, तो वो ये चीज होती है।
समझ में आया? तो मैथ्स का मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, मैथ्स के मार्क्स बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैंने दो स्लैश मारा, ग्रीन हो गया, जो चीज़ ग्रीन हो गई कंप्यूटर उसको रीड नहीं करेगा। मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, इंग्लिश के मार्क्स बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस तरीके से समझ में आया? ओके ग्रेट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी की पूरी लाइन हटा दूँ कि कंप्यूटर पूरी की पूरी लाइन रीड ना करे, है ना, जैसे मैं अपना डिविजन मल्टीप्लिकेशन नहीं कराना चाहता हूँ, पूरे को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल दबा के, फिर बैक स्लैश मारूंगा, ये पूरा हट चुका है, कंप्यूटर ऐसे रीड नहीं करेगा। फिर वैसे ही मैंने यहाँ से भी हटा दिया, अब कंप्यूटर ऐसे भी रीड नहीं करेगा। और नीचे की तरफ भी जो भी मल्टीप्लिकेशन डिविजन करता है उस सबको मैंने मार दिया, ठीक है। तो अब ग्रीन छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को ही कंप्यूटर रीड करने वाला है। तो सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश और टोटल, तो मुझे आउटपुट में भी सिर्फ क्या मिलेगा, टोटल, क्योंकि सब कुछ मैंने ग्रीन कर दिया यहाँ पे। रन करोगे सिर्फ आउटपुट आपको टोटल का मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो समझ में आया आपको कि ये जो लिखा रहता है ना आपको नोट्स में, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, उसका काम क्या है। तो हम जब लिखते हैं ना आंसर्स नोट्स में, तो हमें एग्जाम में भी ऐसे लिखना पड़ता है कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का काम आता है कीवर्ड। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं वो डिक्लेयर करके बताना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने पेन से लिखोगे, कैसे लिखोगे कि यार एग्जाम्पल डिक्लेयर करना कि यार मैं कुछ डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट नम। तो आप क्यों लिख रहे हो इंट नम, आपको रटने की जरूरत नहीं है ना, आप इसकी जगह पे कुछ और लिख दो ना। एग्जाम्पल की जगह आपने लिख दिया इंटीजर, आई एन टी लिखा, और फिर यहाँ पे लिखा मैथ्स, ठीक है, और फिर डैश डैश करके लिख दिया कि ये जो इंटीजर है वो बेसिकली क्या है, इट इज हेल्पिंग इन डिफाइनिंग मैथ्स, ठीक है। इंटीजर डिफाइंस अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है ना। सिंपल है। फ्लोट क्या करता है, फ्लोट डिफाइंस अ वेरिएबल ऑफ टाइप डेसिमल, ओके, है ना। आप इंट नंबर लिखिए, इंट मैथ्स लिखिए, इंट इंग्लिश लिखिए, फर्क नहीं पड़ता। फ्लोट परसेंटेज लिखिए, फ्लोट डिवीजन लिखिए, फ्लोट मल्टीप्लिकेशन लिखिए, कुछ रटने की जरूरत नहीं, आप जो चाहे यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और जो आप बैक स्लैश करके लिखते हैं वो क्या होता है, वो आप बता रहे हैं एग्जामिनर को कि भाई ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ठीक है, उसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना उसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। ये किसके लिए, जो बैक स्लैश करके लिखते हो, ये एग्जामिनर को समझने के लिए कि यार तुमने लिख दिया तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। वैसे ही कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स और लूप्स के लिए होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, चलो यूसेज ऑफ कीवर्ड्स की बात हो रही थी, तो पहले हमने देख लिया कि भाई इंट एक कीवर्ड है जो कि किसी भी इंटीजर को डिक्लेयर करने का काम आता है। फ्लोट एक कीवर्ड है जो कि किसी भी डेसिमल को डिक्लेयर करने का काम आता है। वैसे ही तुम्हारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, ठीक है, फॉर हो गया। सो दीज आर, फॉर तो लूप होता है, क्या इफ हो गया, एल्स हो गया, ये सब कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना। तो इफ वाला जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, ठीक है ना, वो बस वैसे का वैसा लिख दो। वैसे रिटर्न ये क्या करता है, फंक्शन को एग्जिट करने का काम आता है। जैसे तुम रिटर्न जीरो करते थे, ठीक है। रिटर्न जीरो हम कब लिखते हैं, जब हम कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई एरर नहीं है, एज इट इज प्रॉपर फंक्शन हो रहा है, इसे चलने दो, ठीक है। रिटर्न वन जब तब यूज करते हैं जब कुछ एरर आ रहा होता है, बट फ्रैंकली वो सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इस तरीके से नोट्स लिखे जाते हैं और इस नोट्स का तुम्हें मीनिंग समझ में नहीं आता, तो मैं वो बता देता हूँ कि तुम्हें कीवर्ड के क्या क्या काम है। हम जनरली वेरिएबल डिक्लेयर करने के काम में आते हैं, तो उसका तुमने एक एग्जांपल दे दिया, इंटीजर और फ्लोट। फिर इफ और रिटर्न ये बेसिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स है कि कब खत्म करना है, कब शुरू करना है, ठीक है, कब चेंजेस करने हैं, तो बस उसका मीनिंग यहाँ पे लिख दिया। लूप, इसके बारे में भी तुम अगले यूनिट में पढ़ने वाले हो, तो फिलहाल अगर इसका मीनिंग तुम्हें नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं ऊपर ऊपर से बेसिक बता देता हूँ। फॉर क्या होता है भाई, फॉर जैसे हम बोल रहे हैं फॉर नंबर वन अप टिल नंबर 10, ठीक है ना। सो 1 से लेकर 10 तक तुम्हें ये चीजें करनी है, ठीक है। 1 के लिए भी करोगे, 2 के लिए भी करोगे, 3 के लिए भी करोगे, मतलब बार बार तुम करोगे। तो ये बार बार करने वाली चीज को इटरेशन बोलते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा बार करना, तो 1 के लिए भी करना, 2 के लिए भी करना, 3 के लिए भी करना। तो जनरली तुम्हें एक एक करके नंबर ऐड अप करना रहता है। जैसे यहाँ तुम देखो इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। तो मुझे 0 से लेके 10 तक जाना है, 10 से कम ही रहना है। और प्लस प्लस का मतलब क्या है, 0 रखा, फिर उसमें एक प्लस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर एक प्लस कर दोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिखा है इसका बेसिक मीनिंग है। कोड के पीछे मत जाओ इसमें, वरना फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है ना? तो जो ये नोट्स लिखे हैं उसको पढ़ने का मीनिंग बस तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो एग्जाम में, तो ये जो करली ब्रैकेट्स मैंने बताया ना, ये इसके अंदर तुम अपने कोड को लिखते हो, ठीक है। नहीं हो कंफर्टेबल, छोड़ देना, मत लिखना उसको, ठीक है। बट ये जो बैक स्लैश करके तुम लिखते हो ना, ये चीज थोड़ा सा लिख के आना, बिकॉज इससे थोड़ा एग्जामिनर को लगता है कि ये सामने वाला बंदा है, उसको कोड समझता है, ठीक है, सही से लिखा है। और
ये स्लैश स्लैश करके लिखना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना। जैसे आपने लिख दिया फ्लोट मैथ्स, अब आप मैथ्स के बारे में क्या लिख रहे हैं, उसके मार्क्स लिख रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर कल को तुम मैथ्स ना लिख के फ्लोट एक्स लिख दिया तुमने, और यहाँ पे लिख दिया तुमने फ्लोट वाई, ठीक है। अभी एक्स और वाई तुमको तो पता है कि मार्क्स के लिए तुम यूज कर रहे हो, बट कोई नया बंदा आएगा उसको नहीं पता, तो उसके लिए तुम क्या करते हो, ऐसे डैश डैश करके लिखते हो मैथ्स मार्क्स। मतलब एक्स किसके लिए यूज करना है, मैथ्स के मार्क्स के लिए यूज करना है। कंप्यूटर इस चीज को नहीं पढ़ने वाला है, ये कोई दूसरा यूजर पढ़ेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही तुम जो स्लैश स्लैश करके लिखते हो ना, तो ये एग्जामिनर को लगता है कि भाई ठीक है भाई, बंदे को ऐसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यूज करना आता है, तो थोड़ा सा वो उसको एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ठीक है, किसी स्मार्ट बंदे ने लिखा हुआ एग्जाम्पल्स वगैरह। ओके, जैसे यूसेज यूसेज ऑफ कीवर्ड्स तुमने लिखा है, ये 3 होते हैं यूसेज, वैसे ही तुम्हारे यूसेज आइडेंटिफायर्स के भी होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है मैंने बता दिया आपको, जो नाम देना चाहो आप दे सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप सम ऐड मल्टीप्लाई लिखो, आप यहाँ पे मैथ्स इंग्लिश जो भी आप यूज कर रहे थे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। रूल्स हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, है ना। क्या वैलिड यूसेज है, क्या वैलिड नहीं है ना। जैसे हम ऑलरेडी कीवर्ड्स हैं उनको यूज नहीं कर सकते, वॉइड एक कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो क्या स्पेशल कैरेक्टर अगर कहीं आ रहा है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, हम नंबर्स यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। हम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, जो कुछ इनवैलिड होते हैं कुछ वैलिड होते हैं, बेसिक आइडिया आपको दे रखा है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, हाँ यूसेज ऑफ आइडेंटिफायर्स भी कभी कभी लिखना पड़ सकता है। तो वही है यार, आइडेंटिफायर क्या है, ये तुम्हारा कीवर्ड है, ये तुम्हारा आइडेंटिफायर है। तो ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफायर कीवर्ड कॉम्बिनेशन है, ये दोनों ही वेरिएबल को डिक्लेयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब एज इज इक्वल टू 22, ये बिना आईएनटी के नहीं लिखा जा सकता, और आईएनटी के बाद अगर एज नहीं लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो आईएनटी क्या है, कीवर्ड, एज क्या है, आइडेंटिफायर। ये दोनों मिला के क्या होता है, एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है कि एज नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू 22 है, तो ये एक वैल्यू डिक्लेयर होता है। बस फर्क कितना है कि जब आइडेंटिफायर में लिख रहे हो तो फिर एज की बात कर रहे हैं हम, तो एज इज द आइडेंटिफायर। और वही चीज जब आप कीवर्ड्स में लिख रहे हो कि यूसेज क्या है, तो आईएनटी और फ्लोट की बात करें तो इंट इज अ इंटीजर, फ्लोट इज अ डेसिमल, ठीक है। आइडेंटिफायर लिख रहे हो तो इन दोनों में आइडेंटिफायर कौन है, एज आइडेंटिफायर है, तो एज इज द आइडेंटिफायर, है ना। तो फर्स्ट वाला हमेशा कीवर्ड होता है, उसके बाजू वाला आपका आइडेंटिफायर, ठीक है। वैसे ही कोई फंक्शन हो गया, ठीक है, तो वॉइड आपका कीवर्ड, उसके बाजू में जो लिखा है डिस्प्ले मैसेज, ठीक है, सॉरी, ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिफायर, है ना। प्रिंट एफ लिख के हेलो लिखा, खत्म किया। बाजू में बस लिख के बता दो कि इस प्रोग्राम में आइडेंटिफायर कौन है, ये डिस्प्ले मैसेज इज द आइडेंटिफायर, ठीक है। वैसे ही पहला वाला क्या होता है हमारा कीवर्ड, उसके जस्ट बाजू वाला क्या होता है, आइडेंटिफायर। तो ये जो लिखा है दैट इज बेसिकली द आइडेंटिफायर। मार्क्स 6 हटा दो इसको छोड़ के, सिर्फ मार्क्स जो लिखा है दैट इज द आइडेंटिफायर, है ना। तो एग्जाम्पल आप इस तरीके से इनके लिख सकते हो जहां जरूरत पड़ती है, तो क्लियर, चलो, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, जो कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है ना। तो कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बीच में डिफरेंस बताओ। देखो, अब तुम समझ गए होंगे, कीवर्ड पहले से दिए हुए नाम जो ऑलरेडी सी में रिजर्व्ड होते हैं, आइडेंटिफायर हमारे दिए हुए नाम, ठीक है। सो नेम्स डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, वी एज अ प्रोग्रामर आर डिफाइनिंग द नेम्स, ठीक है ना। ये किसके लिए यूज होते हैं, वेरिएबल के लिए, फंक्शंस के लिए, ये प्री डिफाइंड मीनिंग्स है पहले से। क्या हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं कीवर्ड को, नहीं, पहले से 32 नाम दिए रखे हैं। ये तो हम मैथ्स लिख लो, इंग्लिश लिख लो, ए लिख लो, एक्स लिख लो, वाई लिख लो, किसी को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। कुछ इसके 2-3 एग्जाम्पल लिख दो, इंट लिख दिया, फ्लोट लिख दिया, और इसमें तो जो लिखना चाहो लिख सकते हो कि हर चीज़ हमारा दिया हुआ नाम है तो हम कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्लीज इसको करके जाइएगा। ऐसे ही डब्बा बना देना, काम तुम्हारा निकल आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको 6 टोकन्स की बात करूं तो उन 6 टोकन्स में मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। सिर्फ कुछ रह गया था आपका, तो वो क्या था, कॉन्स्टेंट्स और स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो आओ चलो इसको भी आपको दिखा देते हैं। ओके चलो, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। साइड में एक छोटा सा वही पुराना प्रोग्राम हमारा लिखा हुआ है, इसी प्रोग्राम में अगर तुम देखोगे, है ना, तो तुम्हें 2 कांस्टेंट तो दिख जाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू, जैसे मैथ्स का वैल्यू है 20, इंग्लिश का वैल्यू है 35, ठीक है ना। सो ये इंटीजर कांस्टेंट सबसे बेस्ट, क्या कि भाई किसी चीज को मैंने एज एन इंटीजर स्टोर किया है, इंटीजर कांस्टेंट। किसी चीज को एज अ फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर किया है, फ्लोट कांस्टेंट। एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो 2.56, 30.5, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट आती है कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें क्या लिखना है वो तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है ना, मैंने सिंपली
छोटा सा डिटेलिंग लिख रखा है, ठीक है। तो प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज किया है, तो इस प्रोग्राम को देख के तुम सारे कॉन्स्टेंट समझ जाओगे। तो पहला तो मैंने किसी के एज बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। फिर मैंने उस चीज़ का टेम्परेचर बताने की कोशिश की है, बिकॉज वो डेसिमल्स में रहता तो मैंने फ्लोट यूज़ किया है। तो ये तुम्हारा हो गया सबसे पहला वाला इंटीजर कांस्टेंट। वी यूज इंटीजर्स, होल नंबर्स 1 2 3 4 जैसे यहाँ लिखे हैं। दूसरा हो गया आपका फ्लोट यूज़ किया है, तो टेल यू इट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, हमने डेसिमल नंबर यूज़ किया है। जब आप कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं, तो कैरेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं हम, CHAR से, ठीक है ना। और कैरेक्टर कांस्टेंट में हम सिंगल लेटर को डिनोट करते हैं, और वो हमेशा आपके सिंगल कोट में होता है, ठीक है ना। अगर मैं एक से ज्यादा लेटर को डिनोट कर दूं, तो वो आपको एरर देने लगेगा, क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट में आप सिर्फ और सिर्फ एक, यहां नहीं दे रहा है, जब आप रन करोगे कोड को तो वहां पे देगा, ठीक है। तो आप एक से ज्यादा नहीं डिनोट कर सकते। अगर आप एक से ज्यादा लेटर्स को लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं, आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जब आपको सिंगल लेटर डिक्लेयर करना है या सिंगल नंबर डिक्लेयर करना है, तो आप उसे सिंगल कोट के अंदर डालते हैं। जब आपको एक साथ इतने सारे 5 लेटर्स डिक्लेयर करने हैं, हेलो लिखना है या हेलो वर्ल्ड लिखना है, ठीक है, तो आप उसको सिंगल नहीं बल्कि डबल कोट्स के अंदर डालेंगे। नाउ हाउ टू मेक श्योर कि वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बन रहा है, तो आप स्ट्रिंग कांस्टेंट को हमेशा कैसे डिनोट करते हैं, यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये बेसिक चीजें होती है, एज अ प्रोग्राम आप इसको देख सकते हैं, है ना। लिखने के लिए सिंपल है कि यार कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, वी नीड टू यूज सिंगल कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब 3 4 कैरेक्टर्स एक से साथ में, है ना। तो HELLO, ये 5 कैरेक्टर्स, इनको साथ में मिला के हेलो। तो वर्ड अगर लिखना है या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स आपको लिखना है, तो यूज कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है ना। ध्यान रखिए ये यूज होता है, ठीक है। इसके लिए बेसिक हो गया कांस्टेंट का, देख के समझ में आ गया। हाँ, प्रिंट करवाते टाइम अगर आपको हर एक चीज प्रिंट करानी है, तो इंटीजर के लिए तो हमारा क्या %d यूज होता है, ठीक है। तो चलिए अगर वो देखना है तो वो भी दिखा देते हैं। सर उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये छोड़ो जबरदस्ती का, अ, नहीं है, चलो देख लो, काम आ सकता है तुम्हारे, ठीक है। तो अगर आपको एज प्रिंट करानी है, तो आप %d यूज करोगे, वाई, बिकॉज इंटीजर इंटीजर के लिए %d यूज होता है। क्या प्रिंट करा रहे हो, एज लिख दिया, एज, ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो बिकॉज टेम्परेचर इज अ डेसिमल वैल्यू, तो आप इसमें क्या यूज करेंगे, प्रिंट एफ डबल कोट्स, डेसिमल वैल्यू के लिए हम %f यूज करते हैं, कॉमा लगा के हम टेम्परेचर लिख देंगे। जो भी चीज़ आपको प्रिंट करानी है वो कॉमा के बाद लिख सकते हैं। कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एफ लिखोगे। इसके लिए क्या यूज होता है, हाँ, सो %c यूज होता है, ठीक है। कॉमा लगा के क्या प्रिंट करवाना है मुझे, कैरेक्टर का नाम क्या दे रखा है मैंने, ग्रेड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा आपका ग्रेड, ठीक है ना। वैसे ही, सॉरी, अगर मुझे क्या करवाना है, स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है, ठीक है, हेलो, ठीक है। मैं जानता हूँ यहाँ पे एक से ज्यादा कैरेक्टर से डबल कोट के अंदर, मतलब ये चीज एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग अगर आपको प्रिंट करवाना होता है, तो आप क्या यूज करते हैं, %s यूज करते हैं, कॉमा लगा के। जो भी चीज थी आपकी, क्या है, ग्रीटिंग, आप हेलो नाम की एक ग्रीटिंग है उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर रखा है ऑलरेडी, सॉरी, जो चीज आप प्रिंट करवा रहे हैं, क्या ग्रीटिंग प्रिंट करवा रहे हैं, ये डबल डालने की उसकी जरूरत नहीं है, ब्रैकेट की, ठीक है। ये हो गया आपका। सो अब आप अगर इन सबको जिनको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, प्ले इसको ये करेंगे, तो सिंपली ये सब के सब एक के नीचे एक प्रिंट होके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एज क्या है, 25, ये आ गया पहले 25। फिर टेम्परेचर है 36.6, तो ये आ गया 36.6। उतना नीट नहीं लग रहा है ये, ठीक है। तो मैं एक चीज़ कर देता हूँ आपके लिए, मैं नेक्स्ट लाइन डाल देता हूँ, है ना, /n हमारी आदत थी। ओके, तो /n डालते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो मैं चाहता हूँ कि टेम्परेचर आपका नेक्स्ट लाइन पे आए, तो यहाँ डाल दिया। मैं चाहता हूँ उसके बाद वाली लाइन पे ग्रेड आए, और उसके बाद वाली लाइन पे ग्रीटिंग्स आए, ठीक है। तुमको कोड नहीं लिखना आता, उस पर लोड मत लो, थोड़ा सा बस कोड को देख लो कैसे लिखा जाता है। अब हर एक चीज़ एक के नीचे एक आएगी। सबसे पहले एज आ गई 25 ईयर्स की, फिर आपका टेम्परेचर आ गया 36.6, ऑब्वियसली 0.599 लिखा है उसने फ्लोट के फॉर्म में। ग्रेड लिख दिया नीचे आपका ए, और लास्ट में लिखा है हेलो, करेक्ट।
ओके, सो कॉन्स्टेंट्स इस तरीके से प्रिंट कराए जाते हैं। देर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एज सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, तो वो आगे वो भी बताता हूं मैं आपको। स्ट्रिंग्स आपने देख लिया, स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। इसकी थोड़ी अंग्रेजी आप यहाँ से देख लो प्लीज, इसको एज इट इज लिख के आ जाना। उसका एग्जाम्पल है, आप किसी भी दो तीन कैरेक्टर्स को एक साथ ले सकते हो, मतलब आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, वो एग्जाम्पल बन जाता है। आप हेलो लिख दो, वो एक एग्जाम्पल है। 1 2 3 लिख दो, एग्जाम्पल है। आप हेलो 1 2 3 लिख दो, वो भी एक एग्जाम्पल है। आप कोई भी तीन चार वर्ड्स लेटर्स को जोड़ रहे हो एक साथ, वो स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कोई भी हो सकते हैं, वो लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, विच आर पुट टुगेदर एंड स्टोर्ड। हाँ, बस हमेशा इट एंड्स विद अ नल कैरेक्टर, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जब भी आप स्ट्रिंग को डिनोट करते हो, ठीक है, तो कैसे डिनोट करते हो? जैसे इंटीजर को आईएनटी से डिनोट करते हो, डेसिमल को फ्लोट से, तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों सी एच ए आर से डिनोट होते हैं। लेकिन जब स्ट्रिंग डिनोट कर रहे हो तो आपको जो भी आपने आइडेंटिफायर यूज किया है ना, जैसे यहाँ मैथ्स इंग्लिश यूज करते हैं ना, वैसे ग्रीटिंग यूज किया, क्योंकि हेलो ग्रीटिंग का नाम है तो मैंने ग्रीटिंग का नाम दिया उसको। उसके आगे आपको ये बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ही क्या होता है कि आप एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो वहां पे, ठीक है। क्लियर, चलो। तो स्ट्रिंग हो गया, टाइप्स कांस्टेंट हो गया, थ्योरी इसकी पूरी तरह से खत्म है। हाँ, सिंबॉलिक कांस्टेंट आपका एक बचा हुआ है, ठीक है। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट यार बड़ी सिंपल सी चीज होती है, ठीक है। अम, लिख लो देख लो, बड़ी सिंपल चीज है ना। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होते हैं? ऐसे कांस्टेंट जिनको आप पहले से डिफाइन करने की कोशिश करते हो, ठीक है ना, जो कभी बदलते नहीं है, राइट, है ना। जैसे ये जो हमने कॉन्स्टेंट्स देखा, ये बदल सकते हैं। कल को मैं 25 को हटा के 36 लिख दूंगा तो फिर नंबर आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिंबॉलिक कांस्टेंट इज अ नेम दैट रिप्रेजेंट्स अ फिक्स्ड वैल्यू इन योर प्रोग्राम, लाइक अ लेबल और अ नंबर और अ कैरेक्टर, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू है। इट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो जनरली जो सिंबॉलिक कांस्टेंट रहते हैं ना, ठीक है ना, वो आपके अलग अलग तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे फेवरेट जो एग्जाम्पल होता है वो पाई का होता है। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। अब आप एरिया ऑफ अ सर्कल निकालोगे, उसमें पाई आर स्क्वायर, हमेशा पाई की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, ठीक है ना। अगर आप वॉल्यूम ऑफ अ लेट्स से सिलेंडर निकाल रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर भी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई की वैल्यू वहां पर भी 3.414 रहेगी। तो पाई एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको आप अगर पहले से डिक्लेयर करके छोड़ दो ऊपर से, तो बाद में आपको फिर बार बार 3.14 लिखने की जरूरत नहीं है। आप जहां जहां पाई लिखोगे वहां वहां उस वैल्यू को वो ले लेगा, ठीक है। अलग से प्रोग्राम लिखा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज ऑलरेडी काफी प्रोग्राम दिखा दिखा के तुम्हें डिटेल्स मैंने बता दी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3.14, हम बस पाई शब्द का यूज कर सकते हैं एक बार डिक्लेयर करने के बाद। ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी टू राइट हो जाता है, वही अंग्रेजी लिखनी है, ठीक है ना। क्योंकि वो बार बार चेंज नहीं होता एग्जीक्यूशन के टाइम, है ना। एक बार पाई डिक्लेयर कर दिया, हमेशा वो 3.14 रहेगा, इट विल नॉट चेंज, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये क्या लिखा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसका मतलब क्या है कि हम कोड शुरू होने के पहले डिफाइन कर सकते हैं कुछ कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है। और फिर उन्हें हम यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारा कोड इंट मेन के बाद शुरू होता है ना यहाँ पे, तो मान लीजिए एरिया ऑफ अ सर्कल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैश डिफाइन पाई, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया है, पाई को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ओके, अब प्लीज ध्यान रखिएगा कि जब हम ये इसके पहले डिफाइन करते हैं हैश डिफाइन यूज करके, तो हम कभी भी इक्वल टू यूज नहीं करते। तो हैश डिफाइन इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं, ये गलत है। इक्वल टू लिखने की जगह डायरेक्टली आप वैल्यू रख दीजिए। तो हमने पाई स्पेस दिया 3.14, तो जहां जहां भी आप अब पाई शब्द यूज करेंगे वहां पे ऑटोमेटिकली वो 3.14 को यूज करने लगेगा, है ना। तो मान लो, चलो एक लिख ही लेते हैं, ठीक है, बेसिक सा रेडियस लेता हूं मैं, ठीक है। सो RADIUS, तो मैंने रेडियस डिफाइन किया, ठीक है। रेडियस मान लो तुम्हारी वैल्यू 25 है, ठीक है ना। और अब हम बोल रहे हैं, सॉरी, फ्लोट एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू, हमने लिखा आपका पाई मल्टीप्लाइड बाय RADIUS, रेडियस, ओके, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो लेट्स से हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेडियस 25 है, तो एरिया क्या होगा? पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस, ठीक है। और हटा दो इन सब चीज़ों को, फाइनली आपका बस प्रिंट एफ कर देते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज
एरिया ऑफ सर्कल इज, ठीक है। सो बिकॉज हमें पता है कि एरिया एक फ्लोटिंग वैल्यू आने वाली है और हमने फ्लोट एरिया प्रिंट किया, तो परसेंट एफ, यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट कराना है, एरिया प्रिंट कराना है, ठीक है। मैं अब अपने कोड को रन कर देता हूँ। कुछ एरर आ रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, ये एंडिंग हुआ था हमारा। ओके, चलो हट चुका है। RADIUS, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? अनडिफाइंड, रेडियस इज अनडिफाइंड। अच्छा अच्छा, ये देखो मैंने कैपिटल में लिख दिया। देखा, अब याद आया तुम्हें कि हमें हर जगह कैपिटल यूज नहीं करना है। हमने ऊपर अगर एक कैपिटल और बाकी सब स्मॉल यूज किया है, तो फिर नीचे भी एक कैपिटल बाकी स्मॉल यूज होने चाहिए, ठीक है। क्या हो गया ना भाई? अब क्या कर दे रहा है? मस्ट बी अ पॉइंटर बट हैज टाइप इंट। ओके, जस्ट सेकंड, मैं सबको फ्लोट ले लेता हूँ। खत्म। फ्लोट ले लिया तो फिर सारे झंझट हमारे खत्म हो जाते हैं। हाँ देखो, डिफाइन जब हम करते हैं ना, तो यहाँ पे बाजू में सेमी कॉलन नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो दिस इज इनकरेक्ट, पाई 3.14 विदाउट सेमी कॉलन, वो इश्यू हो रहा था। कर दिया, हट गया। अब आप करो इसको, रन कर देते हैं कोड को। तो पाई इंटू आर कर देगा। तो बेसिकली दिस इज वन सच कांस्टेंट जो आपने पहले से डिफाइन कर दिया। दीज आर कॉल्ड एज सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, ठीक है। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग द वर्ड हैश डिफाइन। और जब आप हैश डिफाइन यूज करते हो तो फिर इक्वल टू एंड सेमी कॉलन्स यूज नहीं करते। हैश डिफाइन के बाद जिससे भी आप डिफाइन करना चाहते हो उसे लिखिए, और फिर जो आप वैल्यू देना चाहते हैं आप उस वैल्यू को लिख दीजिए। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो, ये चीज़ अंग्रेजी में लिख देना अगर तुम्हारे पास सवाल आता है तो। अब पूरा ये जो चैप्टर है ये कवर हो चुका है तुम्हारा। टोकन्स को लेके उसके बारे में सब बता दिया है। जो कोड्स दिखाए हैं वो इंपॉर्टेंट है ताकि वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में रहे। अब बस एक एक बार खुद से लिख के देख लेना आंसर्स को, सारा हो जाएगा कवर तुम्हारा, ठीक है ना। देखो, वैसे चीज़ें यूट्यूब पर डालता नहीं हूँ, बट अगर इनकेस तुम इस चीज़ को यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट्स में बताओ तुम्हें किस टाइप की और चीज़ें चाहिए। फर्स्ट यूनिट है तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसे डिटेलिंग में सिखाऊं, बिकॉज एक बार तुम कोड्स को देखना सीख लोगे ना, तो फिर सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट में जो भी नई चीजें देखने को आएगी वो तुम्हें प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगी, ठीक है। कुछ जगह पे थोड़ी चीजें मैंने बताई है जो तुम्हें याद रखनी है तो रख लेना, बाकी तो है, ठीक है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।